नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम एसएससी सीजीएल टायर 2 एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट कंप्यूटर के एमसीक्यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी लेटेस्ट 2022 के अंदर टीसीएस की वेरियस एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं। आज हम करने वाले हैं 100 क्वेश्चंस की मैराथन फुल्ली एक्सप्लेन्ड, और ये रहेगा हमारा पार्ट नंबर 3। दो पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट के अंदर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। वो पार्ट भी आपको मिस नहीं करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस एक्सेल 2010 ऑपरेशन इज यूज्ड टू ओपन एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल। आपके सिस्टम के अंदर कोई फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रखी है, यानी कि आपने वो सेव कर रखी है, तो उसे ओपन करने के लिए कौन सी कमांड का यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो न्यू यहाँ पर हो नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता? न्यू कमांड का यूज न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए किया जाता है, न कि एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट दे रखा है ओपन, तो ये बिल्कुल आपका राइट रहेगा, ठीक है। पहले से कोई फाइल आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रखी है तो आप उसको क्या कर सकते हो? ओपन कर सकते हो। तो ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट है आपका सेव एज। तो सेव एज कमांड का यूज किया जाता है कोई भी फाइल अगर आपको रीनेम करनी है, मान लो यही फाइल रोहित के नाम से सेव आपने कर रखी थी, जो आपके सिस्टम के अंदर पहले से एग्जिस्ट कर रखी है। अब आपको इसका नाम चेंज करना है तो आप करोगे सेव एज फंक्शन का यूज। अब आप इसे किसी भी नाम से सेव कर सकते हो, दीपक, आशीष, जो भी आप नाम देना चाहो वो दे सकते हो, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन सेकंड राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एन IPv4 एड्रेस इज ऑफ बिट्स। IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है ये आपको बताना है। तो IP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। IPv4 ये आपका 32 बिट का एड्रेस रहता है। ऑप्शन थर्ड आपका राइट रहेगा। IPv6 भी आपको याद रखना है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, जो कि 128 बिट का एड्रेस रहता है। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए कलेक्शन ऑफ एसोसिएटेड वेब पेजेस इज कॉल्ड एज। वेब पेजेस के कलेक्शन को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो वेब पेजेस के कलेक्शन को कहते हैं वेबसाइट। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा, ठीक है। XML में आपको पहले भी बता चुका हूँ, इलेबोरेट इसको कर चुका हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसके अंदर आपको सेट ऑफ कोड्स, टैग्स देखने को मिलते हैं, जो डिजिटल डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को डिस्क्राइब करते हैं। ये जो सेट ऑफ कोड्स और टैग्स आपको देखने को मिलते हैं, ये किसी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के अंदर टेक्स्ट को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करने का काम करते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर पूछ चुका है। फुल फॉर्म आपको जरूर याद होनी चाहिए, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द ब्लैंक फील्ड इन एन ईमेल इंडिकेट्स द पर्पस ऑफ ईमेल। ईमेल अगर आप किसी के पास सेंड कर रहे हो, उसका पर्पस क्या है? तो उसके लिए कौन सी फील्ड का यूज होता है? सब्जेक्ट फील्ड का यूज होता है, ठीक है, कि आप कौन से सब्जेक्ट पर इस ईमेल को सेंडर के पास सेंड कर रहे हो। ऑप्शन थर्ड आपका राइट रहेगा। BCC स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फ्रॉम क्या होता है? यहाँ पर हम किसी के पास सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो फ्रॉम के अंदर किसका एड्रेस आता है? हमारा एड्रेस आता है। टू के अंदर सेंडर्स का ईमेल एड्रेस डाला जाता है। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी जिसके पास आप कार्बन कॉपी शेयर करना चाहते हो उसका ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। CC और BCC के अंदर
आप किसी का ईमेल एड्रेस डाल सकते हो। अब आप जब किसी के पास ईमेल को सेंड करोगे तो एक कार्बन कॉपी जो ईमेल एड्रेस आप सीसी और बीसीसी के अंदर डालोगे उनके पास भी सेंड हो जाती है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी बार एग्जामिनर पूछ चुका है। इसका आपका राइट आंसर बनेगा सब्जेक्ट, जो पर्पस ऑफ ईमेल को इंडिकेट करता है ईमेल के अंदर। नेक्स्ट, इन एमएस एक्सेल 2010 ब्लैंक लुकअप वैल्यूज इन रेफरेंस और एरे। एमएस एक्सेल 2010 में संदर्भ या सारणी में मूल्यों को देखता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन की इजी लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा कर देता हूं जिससे आपको समझ में आए। अगर आपने एमएस एक्सेल नहीं कर रखा है तो थोड़ा इजी लैंग्वेज में आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो कभी भी हमें किसी चीज की एग्जैक्ट और क्लोजेस्ट पोजीशन का पता करना हो तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मैच फंक्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन थर्ड यहां पर आपका राइट रहेगा। वी लुकअप भी चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए यूज में लाया जाता है। जब वी लुकअप के क्वेश्चन आएंगे तब वहां पर मैं आपको डिटेल के अंदर डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, काउंट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मैच फंक्शन का यूज करके एक बार एमएस एक्सेल के अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सेल ओपन करते हैं। यहां पर मैं कुछ डाटा डालता हूं, जैसे फर्स्ट के अंदर मैंने अपना नाम डाला, फिर आशीष, फिर दिनेश, फिर सोनिया। ठीक है भाई, इतना काम हमारा हो गया। अब हमें मान लो ये तो मैंने 4 ही नेम लिखे हैं। अगर हमारे पास डाटा ज़्यादा हो और हमें किसी का एग्जैक्ट लोकेशन का पता करना हो कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है, तब हम मैच फंक्शन का यूज यहाँ पर करते हैं। जैसे मैं आपको लगाकर दिखाता हूँ, यहाँ पर मैच फंक्शन MAT आ गया। इस पर आपको डबल क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा लुकअप वैल्यू। ठीक है, लुकअप वैल्यू के अंदर वो नाम जिसे आप फाइंड आउट करना चाहते हो। ठीक है, इसको हटाते हैं। पहले लुकअप वैल्यू यहाँ पर हम टाइप करेंगे। मुझे यहाँ पर चाहिए फाइंड आउट करना है मुझे दिनेश को। ठीक है, अब मैं मैच फंक्शन का यूज करूंगा। इस पर डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, लुकअप वैल्यू, अब आप इस डाटा के अंदर से किसकी पोजीशन फाइंड आउट करना चाहते हो उसको आपको सिलेक्ट करना है। तो मुझे दिनेश की लोकेशन यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। कोमा लगाएंगे। अब वो डाटा की रेंज, लुकअप एरे क्या है, डाटा की रेंज, जिस डाटा में से आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास ये डाटा है छोटा सा, फिर मैं कोमा लगाऊंगा। अब मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 0 लगा दूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर यहाँ पर प्रेस कर दूंगा। अब यहाँ पर दिनेश की एग्जैक्ट लोकेशन आपके सामने आ गई कि दिनेश की पोजीशन कितनी है, तीसरे नंबर पर है। ये हमने 4 ही नेम लिखे थे। ये फंक्शन काफ़ी यूजफुल होता है जो हमारे पास लार्ज अमाउंट के अंदर डाटा हो तो हम इजीली किसी की भी लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इन MS वर्ड 2010 cells means that the adjacent cells are thereafter treated as a single cell even though they did not start as a single। आपके पास कोई 2 सेल हैं और वो एडजेकेंट है यानी कि सटी हुई है। ठीक है, अब आपको इन दोनों को एक सिंगल सेल बनाना है तो आप क्या करोगे, मर्जिंग का यूज करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं मर्जिंग। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट बनेगा। ठीक है, मर्जिंग करके दिखाता हूँ आपको। एक्सेल ओपन करते हैं। एक्सेल वर्ड का क्वेश्चन है क्या, वर्ड का क्वेश्चन, तो वर्ड के अंदर टेबल हम लेंगे, इंसर्ट करेंगे, कोई टेबल लेंगे, कुछ भी टेबल ले लेता हूँ। अब मुझे 2 एडजेकेंट सेल को क्या करना है, मर्ज करना है। तो मैं उसको क्या करूँगा, दोनों को क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको मर्ज सेल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये दोनों सेल मर्ज होकर एक सिंगल सेल बन गई हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम कर सकते हैं मर्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा इनमें से कौन सी सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है, तो ये आपको बताना है। तो ईमेल इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, विच स्टैंड्स फॉर
इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। सेकंड होता है एफटीपी। एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट फाइल का ट्रांसफर क्या होता है, एफटीपी यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और www वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। बच गया हमारा एक ऑप्शन इथरनेट, ये इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ये आपकी एक वायर्ड टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर केबल्स का यूज किया जाता है कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। और कहाँ पर यूज किया जाता है, LAN लोकल एरिया नेटवर्क और WAN वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर, ठीक है। एग्जामिनर पूछ सकता है किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, तो इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट मेटकाफ। इसका सेकंड नेम भी आपको पता होना चाहिए, आल्टो अलोहा नेटवर्क। इथरनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आल्टो अलोहा नेटवर्क। इन्वेंट किया गया था रॉबर्ट मेटकाफ के द्वारा। यूज कहाँ पर किया जाता है, LAN और WAN के अंदर। वायर्ड टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर केबल्स का यूज किया जाता है कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज द इंटर कंपनी कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स इन ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट। क्या बोलते हैं उसको, ये आपको बताना है। कोई दो कंपनियां हैं, दोनों के सिस्टम अलग अलग हैं। ये कंप्यूटर 1 हो गया, ये कंप्यूटर 2 हो गया। तो दोनों कंप्यूटर के बीच में बिजनेस डॉक्यूमेंट का जो इंटरचेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। शॉर्ट फॉर्म इज EDI। एग्जामिनर पूछ सकता है EDI फुल फॉर्म क्या है, तो यह है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। बिजनेस डॉक्यूमेंट का कंप्यूटर के बीच में क्या करना, एक्सचेंज करना इंफॉर्मेशन को, वो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 Which of the following alignment option will distribute your text eventually between the margin in MS Word 2010? निम्नलिखित में से कौन सा संरेखण विकल्प आपके टेक्स्ट को MS Word 2010 में मार्जिन के बीच समान रूप से वितरित करता है। जैसे मान लो जो हमने MS Word ओपन कर रखा है, इसके अंदर कोई टेक्स्ट है, ठीक है। तो टेक्स्ट की जो पोजीशन है लेफ्ट साइड से भी आपकी इक्वल होनी चाहिए, राइट साइड से भी आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो इसके लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं जस्टिफाई का। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए इसको करके देखते हैं। MS वर्ड ओपन करते हैं, इसे हटाते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ जो MS वर्ड के अंदर रहता है उसे लेकर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो ये पैराग्राफ हमारे सामने आया है, ये लेफ्ट लाइन है। यहाँ पर आपका जो कमांड है वो ऑलरेडी एक्टिव है, ठीक है। और लेफ्ट लाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या रहती है, Ctrl+L, ठीक है। अब हमें इसे राइट अलाइन करना है, तो पूरे पैराग्राफ को हमें सिलेक्ट करना है, Ctrl+R यहाँ पर प्रेस कर देना है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर तो आपको स्पेस देखने को मिलेगा, लेकिन राइट हैंड साइड के अंदर आपको स्पेस देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि बिल्कुल इक्वल लाइन के अंदर ये जो आपका टेक्स्ट था वो आ गया। तो ये होता है आपका राइट लाइन, जिसके अंदर शॉर्टकट की आपकी होती है Ctrl+R। अगर इसे हम क्या कर दें, सेंटर अलाइन कर दें, ठीक है। सेंटर अलाइन जब हम करेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों आपकी गड़बड़ा जाएंगी, इक्वल नहीं रहेंगी यहाँ पर। और सेंटर अलाइन की शॉर्टकट की आपकी रहती है Ctrl+E। अब हमें इसे जस्टिफाई करना है तो आपको Ctrl+J प्रेस कर देना है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होगे लेफ्ट साइड से और राइट साइड से जो आपके मार्जिन्स हैं वो बिल्कुल इक्वल रहेंगी, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर देखने को मिलते हैं, होम टैब के अंतर्गत, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 चूज द रॉन्ग ऑप्शन इन रिलेशन टू सेल।
सेल के संबंध में गलत विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट दे रखा है यहाँ पर सेल कंटेन टेक्स्ट सच एज लेटर, नंबर एंड डेट। तो बिल्कुल सही है, सेल के अंदर लेटर भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं और डेट भी हो सकती हैं। नेक्स्ट बोल रहा है सेल कंटेन्स सच एज लेटर्स, नंबर्स बट नॉट डेट्स। सेल के अंदर बोल रहा है टेक्स्ट, सेल के अंदर जो आपका टेक्स्ट होगा वो लेटर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकता है, लेकिन डेट्स नहीं हो सकती। अब दिमाग लगाने वाला यहीं पर दिमाग लगा जाएगा, ठीक है। एक जगह यस है और एक जगह नोट है, तो आपका आंसर इन दोनों में से ही एक होगा। तो कभी भी तुक्का ऐसे मारना हो तो ऐसे आप ऑप्शन रिमूवल करके तुक्के मार सकते हो, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। सेल के अंदर आपके लेटर भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं और डेट भी हो सकते हैं, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है ये, ठीक है। ये आपकी गलत हो जाएगी, यहाँ पर बोल रहा है डेट्स नहीं हो सकती, तो डेट हो सकती है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है सेल कंटेन्स फॉर्मेटिंग एट्रीब्यूट्स दैट कैन चेंज वे ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड डेट्स आर डिस्प्ले। फॉर्मेटिंग फीचर के अंदर जो आपका लेटर्स, नंबर्स और डेट्स होती हैं, इनके वेरियस वे आपको क्या होते हैं, डिस्प्ले होते हैं। जो भी हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं उसी प्रकार की फॉर्मेटिंग हमें शो ऑफ वहां पर होती है। नेक्स्ट बोल रहा है एनी इन्फॉर्मेशन यू एंटर इन स्प्रेडशीट विल स्टोर्ड इन सेल। तो ये भी बिल्कुल सही है। स्प्रेडशीट के अंदर हम कोई भी इन्फॉर्मेशन को डालेंगे तो कहाँ पर जाएगी, सेल के अंदर ही तो जाएगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सेकंड इसका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तुक्का मारना था तो ए और बी के अंदर आप तुक्का मार सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। In MS Word, the blank is a small customizable toolbar that display frequently used commands like save, undo and redo। MS Word के अंदर आपको एक कस्टमाइज टूल बार देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको कमांड्स, वेरियस कमांड देखने को मिलती है, जैसे सेव, अंडो, रीडो वगैरह, ठीक है। तो ये होता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। ऑप्शन सेकंड आपका राइट रहेगा। चलिए क्विक एक्सेस टूल बार आपको दिखाते हैं। MS Word को हम ओपन करते हैं। ऊपर आपको यहाँ पर ये जो एरो दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको डिफरेंट कमांड्स देखने को मिल जाएंगी जो है आपकी न्यू, सभी आपको याद रखनी है। एग्जामिनर पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, न्यू होता है इसके अंदर कस्टमाइजेबल क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर न्यू आपको देखने को मिलेगा। ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, एडिटर, रीड अलाउड। रीड अलाउड का मतलब क्या है, ये जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है अगर आप इसको ऑडियो फॉर्मेट के अंदर सुनना चाहते हो तो रीड अलाउड का यहाँ पर यूज कर सकते हो। अंडो, रीडो, ड्रा टेबल, टच माउस मोड, यहाँ से आप मोर कमांड्स भी यहाँ पर यूज कर सकते हो ताकि आप फास्टली सारी चीज़ों का यूज कर पाओ, ठीक है। अगर आपको और कमांड यहाँ पर यूज करनी है तो यहाँ पर क्या करोगे, जो भी कमांड आपको चाहिए है उसको यहाँ से क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। सबसे पहले इस पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर ऐड कर देना है, तो वो कमांड आपकी क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये होता है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक। अच्छा, कुछ चीजें और बताता हूं मैं आपको। टाइटल बार, टाइटल बार क्या होता है, जहां पर आपका डॉक्यूमेंट का नेम देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। बाय डिफॉल्ट जब हम MS Word को ओपन करते हैं तो डॉक्यूमेंट का नाम आपको क्या देखने को मिलता है, तो ये होता है डॉक्यूमेंट 1। लेकिन जब हम इसे सेव करते हैं F12 की का हम प्रेस करेंगे। F12 की क्या होती है, आपकी शॉर्टकट की होती है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने की, ठीक है। तो उस वाले टाइम पर जैसे इसको हटाते हैं, फिलहाल तो इसका टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। अब करते हैं F12 की का यूज। अब आपको जो बाय डिफॉल्ट फाइल नेम यहाँ पर देखने को मिलेगा वो मिलेगा doc1। दोनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन के अंदर दोनों देखने को मिलते हैं। एग्जामिनर पूछता है जब हम फिर फाइल को सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम क्या रहता है, तो ये रहता है आपका doc1। लेकिन टाइटल बार के अंदर जब हम MS Word को ओपन करते हैं तब आपको यहाँ पर नेम देखने को मिलता है document1, ठीक है। तो दोनों चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं लिख देता हूं, जब इसकी PDF आपको प्रोवाइड करवाएंगे तो वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। फाइल नेम, ठीक है, ये रहता है आपका बाय डिफॉल्ट doc1, ठीक है। जब MS Word को ओपन करते हैं तब टाइटल बार के अंदर नेम क्या शो करता है, document1। दोनों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ऑप्शन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर लिख देते हैं ड्यूरिंग सेव,
ठीक है भाई, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको याद रखना है। रीबन आपको पता है, काफ़ी और मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन एम एस एक्सेल 2010। एम एस एक्सेल 2010 के अंदर जो आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका आउटपुट क्या रहेगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मासी से कर लो 9/6 गुना 4 प्लस 3 माइनस 1, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 प्लस 3 माइनस 1, यही होगा ना, 3 दूनी 6 प्लस 3 माइनस 1, तो 10 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर बन जाएगा। सेकंड 6 प्लस 3 9 माइनस 1 8, ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर राइट रहेगा 8। ठीक है भाई, चलिए अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास सोल्व करना है इसको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज ही आ जाओगे। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्ट स्टाइल इज नॉट अवेलेबल इन एम एस एक्सेल 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इनमें से कौन सी फॉन्ट स्टाइल अवेलेबल नहीं होती है एम एस एक्सेल 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर। इटैलिक, रेगुलर, बोल्ड, तो ये तीनों आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन सुपर बोल्ड कोई फॉन्ट स्टाइल नहीं होती है। ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए एम एस एक्सेल को खोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इटैलिक भी देखने को मिलेगा, अंडरलाइन, बोल्ड। ठीक है, तो ये सारे फीचर आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पर टेक्स्ट का साइज रहता है, फॉन्ट का साइज रहता है, वो बाय डिफॉल्ट रहता है 11। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट करते हैं तब तक। क्वेश्चन नंबर 14, इन एम एस एक्सेल 2010 ए ब्लैंक इज ए टेबल ऑफ ग्रुप्ड वैल्यूज that aggregates the individual items of a more extensive tables within one or more discrete values। कहने का मतलब ये है कि कॉम्प्लिकेटेड डाटा को इजीली यहां पर अरेंज करने के लिए कौन सी टेबल का यूज किया जाता है, तो ये होती है आपकी पाइवोट टेबल। ऑप्शन 4 यहां पर आपका राइट रहेगा। ठीक है, 4 इज द राइट आंसर। पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट, ये दोनों का काम क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड डाटा को इजीली अरेंज करना और समराइज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ऑनलाइन कन्वर्जेशन in which you are immediately able to send messages back and forth to one another is called। ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें आप तुरंत एक दूसरे को संदेश आगे और पीछे भेजने में सक्षम होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो होती है आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, चैटिंग यूनिवर्सिटी। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। आपने एक क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं दिया, व्लॉग और ब्लॉग के अंदर क्या डिफरेंस है, कि मैंने आपसे पहले पूछा था, लेकिन किसी भी कैंडिडेट ने आंसर नहीं दिया। ठीक है, और चैट की फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता तो इसकी चैट की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, कन्वर्जेशनल हाइपर टेक्स्ट एक्सेस टेक्नोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म होती है कन्वर्जेशनल हाइपर टेक्स्ट एक्सेस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन प्रूफिंग ग्रुप ऑफ रिव्यू टैब इन एम एस वर्ड 2010। एम एस वर्ड 2010 के अंदर रिव्यू टैब के अंदर प्रूफिंग ग्रुप के अंदर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो कमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा प्रूफिंग टैब के अंदर, लेकिन ये रिव्यू टैब के अंदर होता है, लेकिन प्रूफिंग ग्रुप के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। रिव्यू टैब की यहां पर बात हो रही है, तो रिव्यू टैब पर हम क्लिक करेंगे, जाएंगे प्रूफिंग ग्रुप के अंदर। प्रूफिंग ग्रुप के अंदर आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसेरस
वहाँ पर कौन से वर्जन की बात थी, मेरे पास 2019 वाला वर्जन है, ये है 2010 वाले वर्जन की बात। ठीक है, तो यहाँ पर एडिटर वाला फंक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर रहता है वर्ड काउंट, हटा दिया गया यहाँ से। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें देखने को मिलती है, स्पेलिंग एंड ग्रामर जिसकी शॉर्टकट की होती है F7, थिसेरस इसकी भी काफ़ी बार शॉर्टकट की पूछी जाती है Shift+F7। थिसेरस और स्पेलिंग एंड ग्रामर के अंदर क्या डिफरेंस है, जब डॉक्यूमेंट के अंदर, जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो टेक्स्ट के अंदर कोई भी आपकी स्पेलिंग या ग्रामर मिस्टेक आती है तो रेड लाइन ब्लू लाइन से शो होती हैं। ठीक है, ये तो है आपका स्पेलिंग एंड ग्रामर। थिसेरस के अंदर किसी वर्ड से रिलेटेड आपको अगर एंटोनीम, सिनोनीम, नाउन वगैरह, एडजेक्टिव वगैरह फाइंड आउट करने हैं तो आप थिसेरस का यूज कर सकते हो। रिव्यू टैब के अंदर ही कमेंट का आपको फीचर यहाँ पर देखने को मिलता है। कमेंट क्या होता है, चलिए एक टेक्स्ट लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब मान लो मुझे ये डॉक्यूमेंट किसी को सेंड करना है, ठीक है, और इसके अंदर कुछ गलतियां हैं या मैं कुछ इसके अंदर और एडिशन करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मान लो मुझे वीडियो को ही यहाँ पर थोड़ा सा इलेबोरेट करना है और ये इलेबोरेट करना है या मुझे ये बताना है कि ये इस डॉक्यूमेंट के अंदर गलत है, तो मैं क्या करूंगा, उसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, न्यू कमेंट पर क्लिक करूंगा। जैसे मैं न्यू कमेंट पर क्लिक करूंगा बैलून आपका ओपन हो जाएगा, तो आप यहाँ पर ये बता सकते हो कि ये रॉन्ग है, ताकि सामने वाले को ये पता लग जाए कि जो मैंने फाइल बना रखी है इसके अंदर ये चीज़ रॉन्ग है, यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कमेंट फीचर का यूज करते हैं जो आपको रिव्यू टैब के अंदर ही देखने को मिलता है। ठीक है भाई, तो ये होता है कमेंट्स। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट। इंटरनेट के द्वारा इनमें से कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। फर्स्ट दे रखा वेबसाइट, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉनिक मेल, न्यूज़ ग्रुप, डिस्कशन ग्रुप, तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं। 17 का ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ठीक है भाई, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फंक्शन इज यूज्ड इन MS Excel 2010 फॉर राउंडिंग द नंबर डाउन। MS Excel के अंदर कौन सा फंक्शन नंबर को क्या करता है, राउंड करता है डाउन। डाउन का मतलब क्या है, जीरो की तरफ। ठीक है, और ये फंक्शन आपका रहेगा कौन सा, फ्लोर। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। इस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछ जाते हैं, एग्जामिनर आपको बोल सकता है इज इक्वल टू फ्लोर। ये क्वेश्चन TCS ने पूछ रखे हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। 3.72 ये आपका नंबर है, 2 आपका सिग्निफिकेंस। तो ये कैसे वर्क करता है, अब हमें क्या करना है, 3.7 जो ये नंबर हमें दे रखा है उसे 2 के मल्टीपल के अंदर टुवार्ड्स 0 क्या करना है, राउंड करना है। ठीक है, इजी भाषा के अंदर ये है कि 3.7 से वो वैल्यू छोटी होनी चाहिए और 2 का मल्टीपल होनी चाहिए। अब एग्जामिनर आपको ये दे देगा कि ये आपको ये फॉर्मूला दे रखा है, इसका रिजल्ट क्या होगा ये बताओ। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 3.7 से छोटी वैल्यू कौन सी है, 2 है। ठीक है, और वो 2 का मल्टीपल रहेगी, तो इसका आपका राइट आंसर क्या बनेगा, सेकंड, यानी कि 2 इज द राइट आंसर। एक काफी बार पूछा जाता है सीलिंग, दोनों लगभग सेम है। ठीक है, सीलिंग के अंदर जो वैल्यू होती है अवे फ्रॉम द जीरो, क्या होती है, राउंड की जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जामिनर आपको बोल दे कि सीलिंग फंक्शन है और ये आपको नंबर और सिग्निफिकेंस दे रखे हैं 2.5 और 1। अब आपको कोई ऐसी वैल्यू चाहिए जो 2.5 से बड़ी हो और 1 का मल्टीपल हो, तो 2.5 से बड़ी कौन सी वैल्यू आएगी, 3। ठीक है, और ये जो है 1 का क्या है, मल्टीपल है, और 2.5 को हमने अवे फ्रॉम द जीरो क्या किया है, राउंड किया है। ठीक है, तो सीलिंग और फ्लोर के अंदर आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए। फ्लोर के अंदर वैल्यू को हम राउंड करते हैं टुवार्ड्स 0, सीलिंग के अंदर हम वैल्यू को राउंड करते हैं अवे फ्रॉम द 0। ठीक है, काउंट इफ क्या होता है, जब हमें किसी सेल को हमें कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया दे दिया जाए
और बोल दिया जाए काउंट कीजिए नंबर ऑफ सेल्स, उस वाले केस के अंदर हम काउंट इफ फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो तीनों के अंदर मैंने आपको यहां पर समझा दिया। नेक्स्ट, इन एमएस एक्सेल 2010 विच शॉर्टकट की इज यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट। इससे हलवा क्वेश्चन हो नहीं सकता। एमएस एक्सेल के अंदर कौन सी शॉर्टकट की टेक्स्ट को बोल्ड करती है? तो क्या करती है ये? Ctrl+B। ऑप्शन 4 यहां पर आपका राइट रहेगा। ठीक है भाई, Ctrl+O फाइल को ओपन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, यहां पर इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज आ गई। फर्स्ट दे रखी है एमएस एक्सेल के अंदर अगर हमें शीट के अंदर कोई टेक्स्ट को फाइंड आउट करना है तो क्या शॉर्टकट की रहेगी? Ctrl+F। नेक्स्ट दे रखा है एमएस एक्सेल के अंदर डाटा टाइप के अंदर जाने के लिए शॉर्टकट क्या रहती है? Alt+A। नेक्स्ट बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड टू शो और हाइड द बुकमार्क बार इन द गूगल क्रोम। गूगल क्रोम के अंदर आपने कुछ वेब पेजेस हैं उनका बुकमार्क कर रखा है, अगर आपको उनको शो और हाइड करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है? Ctrl+Shift+B। चलिए करके दिखाते हैं इसको। गूगल क्रोम अगर ओपन है तो चलिए फिर इसको यहां से दोबारा लॉगिन करेंगे। चलिए भाई, ओपन हो गया है। अब इसमें एंट्री मार लेते हैं। अब यहां पर देखिए, जो मेरा गूगल क्रोम है उसके अंदर कुछ वेबसाइट मैंने यहां पर क्या कर रखा है? उनका बुकमार्क कर रखा है। ठीक है, ताकि मैं उनको जल्द से जल्द जितना फास्टली हो सके उतना फास्ट उनको मैं ओपन कर सकूं। अब मुझे इनको क्या करना है? हाइड करना है। तो मैं क्या प्रेस करूंगा? Ctrl+Shift+B। कंट्रोल के साथ नीचे करेंगे पहले, Ctrl+Shift और B। नहीं हो रहा यार, Ctrl+Shift और B हो क्यों नहीं रहा? चलिए यहां से देखते हैं, होना चाहिए। अप्लाई नहीं हो रहा ये फंक्शन, क्या दिक्कत आ रही है? Ctrl+Shift+B। चलिए फिलहाल हो नहीं रहा है। ठीक है, किसी और वीडियो के अंदर आपको करके दिखाऊंगा। ये जो बुकमार्क बार है Ctrl+Shift+B जब हम करते हैं तब ये क्या हो जाती है? हाइड हो जाती हैं। लेकिन कुछ समस्या आ रही है, किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करके दिखाऊंगा आपको ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर शॉर्टकट कीज यूज्ड इन एमएस एक्सेल टू सिलेक्ट एंटायर वर्कशीट। कंप्लीट वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए एमएस एक्सेल 2010 के अंदर कौन सी शॉर्टकट की का यूज होता है? Ctrl+A। और डॉक्यूमेंट के अंदर भी पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का ही यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। टेक्स्ट एडिटर्स एंड टेक्स्ट फॉर्मेटर्स बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ कंप्यूटिंग। टेक्स्ट एडिटर्स और टेक्स्ट फॉर्मेटर्स कंप्यूटिंग किस श्रेणी के अंदर आते हैं? ठीक है, तो ये कहां पर आते हैं? वर्ड प्रोसेसर के अंदर। वर्ड प्रोसेसर के अंदर आपके एडिटर्स और फॉर्मेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कंपाइलर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। कंपाइलर क्या होता है? ये सोर्स कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है। सोर्स कोड को कहां पर कन्वर्ट करता है? मशीन कोड के अंदर। इंटरप्रेटर क्या करता है? ये क्या करता है? ट्रांसलेट करता है पूरे सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन। लिख लीजिए, ट्रांसलेट एंटायर सोर्स कोड लाइन बाय लाइन। एक होता है आपका असेंबलर। तो असेंबलर क्या होता है? ये असेंबली लैंग्वेज को, जो हमारी लो लेवल असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? लो लेवल लैंग्वेज। ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करता है, यानी मशीन लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। और टेक्स्ट एडिटर्स और फॉर्मेटर्स वर्ड प्रोसेसर के अंदर आपको देखने को
मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू सेंटर अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टेक्स्ट को सेंटर लाइन करने के लिए एमएस वर्ड के अंदर कंट्रोल+E का यूज करते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। डॉक्यूमेंट को, ओपन डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कंट्रोल+W, टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C, और कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल+A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स इज नॉट अवेलेबल इन एमएस वर्ड 2010 फोन डायलॉग बॉक्स। इनमें से कौन सा जो इफेक्ट है वो एमएस वर्ड 2010 फोन डायलॉग बॉक्स के अंदर नहीं देखने को मिलता है? तो स्ट्राइक थ्रू होता है आपका, इटैलिक होता है, इक्वलाइज, कैरेक्टर हाइट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऑप्शन सेकंड आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। होम टैब के अंदर आपको जाना है, ये आपका फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है जिसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो फॉन्ट स्टाइल रहती है वो रहती है कैलिबरी। ठीक है, शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल+Shift+F। फॉन्ट साइज एमएस एक्सेल के अंदर रहता है वही सेम रहता है। ये रहता है आपका चेंज केस, ये रहता है आपका फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना। और इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं, फॉन्ट साइज को जब हमें इंक्रीज करना हो तो उसकी शॉर्टकट की क्या रहती है? तो ये रहती है कंट्रोल+Shift+ग्रेटर देन। छोटा जब हमें करना हो तो उसके लिए कंट्रोल+Shift और लेस देन। ठीक है, तो इन दोनों शॉर्टकट की को आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर चेंज केस। चेंज केस के अंदर आपको डिफरेंट फंक्शन देखने को मिलते हैं। एक तो सेंटेंस केस होता है, एक लोअर केस होता है, एक अपर केस, एक कैपिटलाइज ईच वर्ड, एक टॉगल केस। इनसे भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। लोअर केस का मतलब क्या है? तो लोअर केस का मतलब सेंटेंस केस आपका बाय डिफॉल्ट रहता है। जैसे अब हमारा ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर टाइप है, इसे बोलते हैं हम सेंटेंस केस। लोअर केस क्या है? लोअर केस जैसे हम सिलेक्ट करेंगे सारे, चलिए अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। सिलेक्ट कर लेता हूँ लोअर केस, जो हम अप्लाई करते हैं जो सारा टेक्स्ट हमारा स्मॉल लेटर्स के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे स्मॉल लेटर्स के अंदर आ गए। नेक्स्ट आपका अपर केस। अपर केस के अंदर सारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल लेटर के अंदर आएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसका मतलब क्या होता है कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका टॉगल केस। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉगल केस का मतलब ये है कि फर्स्ट लेटर जो आपका स्मॉल रहेगा और उसके बाद के जितने भी आपके लेटर यहाँ पर रहेंगे वो कैपिटल रहेंगे। ठीक है, तो ये रहता है आपका टॉगल केस। बार बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आपको याद रखना है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आपको पता ही है। ये आपका स्ट्राइक थ्रू होता है जब किसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी टेक्स्ट आपको हाईलाइट करना हो या ये बताना हो कि ये टेक्स्ट इसके अंदर रोंग है या इसके अंदर से इसको हटाना चाहिए। तो किसी सामने वाले को ये चीज़ें बताने के लिए आप स्ट्राइक थ्रू फीचर का यूज करते हो। इसके अंदर क्या होता है, टेक्स्ट के ऊपर आपको एक लाइन देखने को मिलती है, इसे बोलते हैं हम स्ट्राइक थ्रू। नेक्स्ट आता है आपका सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सबस्क्रिप्ट जैसे हम S2 लिखते हैं, जब लेटर आपका लाइन से नीचे आता है तो उसे हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब ये है, सबस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की जो आपकी रहती है कंट्रोल+इक्वल, याद रखनी है कंट्रोल+इक्वल। ये होता है आपका सुपरस्क्रिप्ट जब आपका अबोव द लाइन टेक्स्ट आता है और इसकी शॉर्टकट की रहती है कंट्रोल+Shift++। काफी बार मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपका टेक्स्ट इफेक्ट होता है। यहाँ से हम हाईलाइट कर सकते हैं टेक्स्ट को, ये आपका फॉन्ट कलर यहाँ से सिलेक्ट होता है। ठीक है, तो पूरा हमने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आपको समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इन जीमेल व्हाट डू यू यूज व्हेन यू रिसीव ए मैसेज एंड वांट टू सेंड द न्यू मैसेज टू द ओरिजिनल सेंडर एंड ऑल अदर रिसिपिएंट ऑन टू एंड CC लाइन। जीमेल के अंदर जब आपके पास कोई क्या आता है, कोई मैसेज आता है और आप उसे सेंड करना चाहते हो ओरिजिनल सेंडर के पास और उसकी सेम कॉपी टू और CC यानी कि किसी को भेजना चाहते हो, प्लस में आपके पास कार्बन कॉपी भी होनी चाहिए। तो इन सभी को आपको ईमेल क्या करना है, भेजना है। तो आप किस फंक्शन का यूज करोगे ये बताना है आपको। तो इसके लिए फंक्शन का यूज होता है रिप्लाई ऑल। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट रहेगा। फॉरवर्ड, किसी के पास से कोई ईमेल आपके पास आया, फिर आप किसी दूसरे के पास अदर ईमेल एड्रेस
और उसे सेंड करना चाहते हो, ठीक है, तो हम फॉरवर्ड का यूज़ करते हैं। अगर आप किसी को रिप्लाई देना चाहते हो, किसी ने आपके पास कोई मेल किया, फिर आप उसे रिप्लाई करना चाहते हो तो रिप्लाई कर सकते हो। अगर आप सब कुछ ही फॉरवर्ड करना चाहते हो तो यहाँ पर फॉरवर्ड ऑल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इन सभी को, ओरिजिनल सेंडर को, रिसिपिएंट्स को, और कार्बन कॉपी के लिए या ब्लाइंड कार्बन को बीसीसी के लिए हम क्या करते हैं, रिप्लाई ऑल का यूज करते हैं। सभी के पास एक बार में ही मैसेज यहाँ पर पहुँच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन MS Excel 2010 रिबन contains tool for inserting function, defining names and controlling the calculation option। ये सारे फंक्शन आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपको देखने को मिलते हैं फॉर्मूला टैब के अंदर। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर राइट रहेगा, ठीक है। कैलकुलेशन फंक्शंस आपको कहाँ पर मिलते हैं देखने को, फॉर्मूला टैब के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द अरेंजमेंट ऑफ डाटा। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप इसकी स्पीड को 1.5, 2.0 या 2.5 कर सकते हो। बढ़ाकर देखिए, समय की बचत कीजिए। द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड इज कॉल्ड एज। रो और कॉलम्स के अंदर डाटा को अरेंज करना MS वर्ड के अंदर क्या कहलाता है? सेल मत कर देना जल्दबाजी के अंदर, कभी थर्ड पर क्लिक करके निकल पड़ो। राइट आंसर बनेगा टेबल, ठीक है। डाटा को रो और कॉलम के अंदर अरेंज करना MS वर्ड के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन ये क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन इन MS Excel 2010? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ TCS। कौन सा फंक्शन MS Excel 2010 के अंदर नहीं पाया जाता है? तो मैक्सिमम पाया जाता है, सम पाया जाता है, एवरेज पाया जाता है, लेकिन AVJ कोई फंक्शन यहाँ पर नहीं होता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड इन द ईयर 1995 बाई। इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये आपका वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसे 1995 के अंदर किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है भाई। माइक्रोसॉफ्ट ने 1995 के अंदर जो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर था उसे क्या किया था, डिजाइन किया था, डेवलप किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इन MS वर्ड 2010 द कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+X इज यूज्ड फॉर। Ctrl+X का यूज किसके लिए किया जाता है? तो Ctrl+X का यूज किया जाता है कट द सिलेक्टेड आइटम टू द क्लिपबोर्ड, ठीक है। चलिए इसको करके दिखाते हैं आपको। आइटम को कट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, Ctrl+X का यूज कर सकते हो। और मान लो ये कोई हमारे पास आइटम है, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, कट करते हैं Ctrl+X की हेल्प से। अब हम इसे जहां पर भी पेस्ट कर सकते हैं, वहां से वो चीजें हट जाएंगी। अब आप जहां पर चाहते हो उसे वहां पर क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका कट। इजी था, कुछ नहीं था इसके अंदर, तो फिर भी हमें MS वर्ड के अंदर जाना पड़ा समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की इन MS वर्ड 2010 इज यूज्ड टू चेंज द पैराग्राफ स्पेसिंग टू 1.5 लाइन स्पेसिंग। MS वर्ड 2010 के अंदर कौन सी शॉर्टकट की पैराग्राफ स्पेसिंग को 1.5 लाइन स्पेसिंग के अंदर क्या करती है, चेंज करती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये होती है आपकी Ctrl+5। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका राइट रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको करके, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ 5 यहाँ पर मैंने प्रेस किया। तो जैसे मैंने कंट्रोल के साथ 5 प्रेस किया, लाइन स्पेसिंग जो थी आपकी, यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो कितनी हो गई, 1.5 लाइन्स हो गई, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की होती है पैराग्राफ स्पेसिंग को 1.5 लाइन करने के लिए। सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए Ctrl+1 का यूज किया जाता है। डबल लाइन स्पेसिंग के लिए Ctrl+2 का यूज किया जाता है। और
कंट्रोल प्लस जीरो भी आपको याद होनी चाहिए, कंट्रोल प्लस जीरो। ये क्या इसका यूज किसके लिए किया जाता है? ऐड या रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। पैराग्राफ के बाद स्पेस को ऐड या रिमूव करने के लिए कंट्रोल प्लस जीरो का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। टैब इन MS Excel 2010 रिबन बार कंटेन्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली कमांड सच एज कॉपिंग, पेस्टिंग, शॉर्टिंग, फिल्टरिंग एंड फॉर्मेटिंग। MS Excel 2010 के अंदर रिबन बार के अंदर कहाँ पर आपको कॉपिंग, पेस्टिंग, शॉर्टिंग, फिल्टरिंग, फॉर्मेटिंग का फीचर्स देखने को मिलते हैं? तो ये रहते हैं आपके होम टैब के अंदर। ऑप्शन सेकंड आपका राइट रहेगा। चलिए दिखाते हैं। जैसे हम MS Excel को ओपन करते हैं, होम टैब के अंदर जाते हैं, यहाँ पर आपको डिफरेंट कमांड्स देखने को मिलते हैं, पेस्ट वगैरह का, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स। यहाँ से आप सेल्स को डिलीट कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। शॉर्ट एंड फिल्टर का यहाँ पर फंक्शन आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर हम डाटा को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं और कुछ भी जो हमारा डाटा होता है उसके अंदर से फिल्टर कर सकते हैं। तो ये हमें होम टैब के अंदर सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब मेल प्रोवाइडर? इनमें से कौन वेब मेल प्रदाता नहीं है, ये आपको बताना है। तो जीमेल, आउटलुक और याहू ये आपके वेब मेल प्रोवाइडर है, लेकिन डैडू आपका बैडू सॉरी, ये आपका वेब मेल प्रोवाइडर नहीं है। ये आपका एक सर्च इंजन है जो कि चाइनीज है। ठीक है, ये सर्च इंजन आपका रहता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन आपको शॉर्टकट ट्रिक्स के अंदर भी बता चुका हूँ, ट्रिक्स के अंदर भी बता चुका हूँ। कंसीडर ए फॉर्मूला A3 plus B4 is typed in cell A5. If cell A5 is copied and pasted in E9, then what will be the formula in E9? कोई फॉर्मूला आपको दे रखा है A5 सेल के अंदर, ये है इज इक्वल टू A3 plus B4 और इसे कॉपी किया गया है और कॉपी करके पेस्ट किया गया है E9 के अंदर। आपको ये बताना है कि E9 के अंदर क्या फॉर्मूला शो यहाँ पर करेगा। कुछ नहीं करना होता, जिस सेल के अंदर फॉर्मूला होता है, ट्रिक है इसकी, शॉर्ट्स के अंदर बताई थी मैंने ट्रिक, उसे लिख लेना आपको एज इट इज। ये A5 है जिसके अंदर हमारा फॉर्मूला है, जहां पर हमें इसे पेस्ट करना वो है E9 सेल। ABCDE इनसे क्या डिनोट होती है आपकी कॉलम, 1 2 3 4 5 इनसे क्या डिनोट होती है आपकी रो। अब आपको कुछ नहीं करना, A और E इन अल्फाबेट्स, A की पोजीशन कितने पर होती है, 1 पर होती है, E की पोजीशन कितने पर होती है, 5 पर होती है। दोनों का डिफरेंस करेंगे, कॉलम का और रो का क्या करना है, हमें डिफरेंस करना है सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है कॉलम के अंदर, एक साइड लिखेंगे C, एक साइड लिखेंगे R। तो कॉलम का डिफरेंस यहाँ पर 4 का आ रहा है, रो का डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पर 4 का आ रहा है। अब कहाँ पर हमें इसे पेस्ट करना है कहाँ पर हमें इसे पेस्ट करना है, E9 के अंदर। अब आपको ये फॉर्मूला जो दे रखा है इसको एज इट इज यहाँ पर लिख लेना है, इज इक्वल टू A3 plus B4। अब आपको कॉलम के अंदर जो डिफरेंस आया हमारा, कॉलम के अंदर कॉलम वाला डिफरेंस ऐड करेंगे और रो के अंदर रो वाला डिफरेंस ऐड करेंगे। तो A 1 पर होता है, 1 में 4 जोड़े कितना आएगा, 5, 5 पर क्या होता है E। ठीक, B कितने पर होता है, 2 पर, 2 में 4 जोड़े कितना आएगा, 6, यानी 6 पर होता है F। यहाँ पर हमारा जो रो का नंबर है वो कितना है, 3, 3 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, प्लस लगाएंगे बीच में, 4 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, इज इक्वल टू यहाँ पर लगा देंगे। तो E7 plus F8 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, और ये क्वेश्चन किसका है, रिलेटिव रेफरेंस का, और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है TCS के हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको कभी भी ये क्वेश्चन मिस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कीज कैन बी यूज्ड टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक इन MS Word 2010 MS Word के अंदर हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो इसके लिए यूज की जाती है आपकी Ctrl+K। ठीक है, MS Word 2010 के अंदर या किसी भी MS Word के अंदर जब हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो उससे
किसी फाइल या किसी पिक्चर वगैरह को हम क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक क्रिएट करना। जैसे ही हम उस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे सीधा हम कहाँ पर, उस फाइल के अंदर पहुंच जाएंगे जो हमने यहाँ पर एज ए लिंक अटैच कर रखी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं Ctrl+K का, ठीक है। Ctrl+L आपको पता ही है लेफ्ट इंडेंट करने के लिए। नेक्स्ट, इन MS Excel 2010 रिबन इज यूज्ड फॉर एडिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन ए वर्कशीट सच एज इमेजेस, चार्ट्स, पाइवोट टेबल्स, हाइपरलिंक्स, स्पेशल सिंबल्स, इक्वेशन, हेडर्स एंड फुटर्स। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर देखने को मिलती हैं, MS Excel 2010 के अंदर। इमेजेस, चार्ट्स, पाइवोट टेबल्स, हाइपरलिंक्स, स्पेशल सिंबल्स, इक्वेशंस, हेडर्स एंड फुटर। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी, इंसर्ट के अंदर। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट रहेगा, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं, इंसर्ट पर हम क्लिक करेंगे तो इंसर्ट पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, पाइवोट टेबल, ठीक है, सिंबल्स वगैरह और हाइपर लिंक्स वगैरह। यहाँ पर आपको चार्ट वगैरह देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप पिक्चर वगैरह, शेप वगैरह जो इंसर्ट करना चाहो कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें कहाँ पर देखने को मिलती हैं हमें, इंसर्ट टैब के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, चूज द रॉन्ग ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू MS Excel 2010। MS Excel 2010 के संबंध में गलत विकल्प आपको चयन करना है। तो फर्स्ट यहां पर दे रखा है MS Excel 2010 टू ओपन ए न्यू ब्लैंक फाइल। एक नई ब्लैंक फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O का यूज किया जाता है। तो ये यहां पर गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट यहां पर आपका राइट रहेगा। न्यू ब्लैंक फाइल ओपन करने के लिए हम Ctrl+N का यूज करते हैं, न कि Ctrl+O। Ctrl+O का यूज किया जाता है एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए, और यहां पर बात हो रही है न्यू फाइल। तो न्यू फाइल को हम इंसर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ Ctrl+N, ठीक है। नेक्स्ट आपका दे रखा है MS Excel 2010 वी कैन इंसर्ट ए टेबल फ्रॉम इंसर्ट टैब। बिल्कुल सही है, इंसर्ट कर सकते हैं कमेंट, सेव कर सकते हैं फाइल विद द हेल्प ऑफ F12। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। चलिए MS Excel खोलते हैं। MS Excel के अंदर जो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर नेम शो करता है वो करता है बुक नेम का, ये याद रखना है आपको, ठीक है। किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O का यूज किया जाता है। जब हमें कहीं पर भी कमेंट इंसर्ट करना है, उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इंसर्ट कमेंट वाला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी यहाँ पर जरूरी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स huge database of internet resources such as web pages, news group, programs, images, etc. and help to locate information on World Wide Web। ये सारी चीज़ें जो एक आपका ह्यूज डाटाबेस होता है जहाँ पर आपको वेब पेजेस, न्यूज़ ग्रुप, प्रोग्राम्स वगैरह, इमेजेस, ये सारे आपको देखने को मिलते हैं। और इस सभी चीज़ों के अंदर www आपकी हेल्प करती है इंफॉर्मेशन को लोकेट करने के लिए। तो ये क्या होता है, सर्च इंजन, जहाँ से हम ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। इससे हलवा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं हो सकता है, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर एक टर्म आई है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हम यहाँ पर डिटेल के अंदर करने वाले हैं। प्रोटोकॉल से सीधा डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कंपनी वगैरह के अंदर आपके रूल्स वगैरह बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से आपके रूल्स होते हैं प्रोटोकॉल्स। तो इन्हें बोलते हैं हम सेट ऑफ रूल्स। सीधा डेफिनेशन पूछ जाती है, सेट ऑफ रूल्स इनमें से कौन सा है। ऑप्शंस के अंदर आपको प्रोटोकॉल्स देखने को मिलता है। और ये प्रोटोकॉल्स क्या करते हैं, डाटा को सेफ एंड सिस्टमेटिक ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डाटा को सेफली और सिस्टमेटिक वे के अंदर ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो बार बार TCS के द्वारा पूछे जाते हैं।
तो थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, बस डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आता है यहां पर टीसीपी। टीसीपी फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये आपका एक कम्युनिकेशन के अंदर हेल्प करता है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल रहता है। नेक्स्ट आता है आपका आईपी। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। एक कंप्यूटर से इंटरनेट को जो है कनेक्ट करने के लिए आईपी एड्रेस आपका यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका यूडीपी। ये काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये बिल्कुल वर्क करता है जैसे आपका टीसीपी वर्क करता है, लेकिन इसकी जो कैपेबिलिटी है, कैपेबिलिटी वो कम होती है किससे? टीसीपी से। एग्जामिनर पूछ सकता है टीसीपी जैसे वर्क इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल करता है, और उसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो कम होती है, तो ये रहता है आपका यूडीपी। एक रहता है आपका एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट की हेल्प से डाटा को क्या करता है? ट्रांसफर करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, एक होता है आपका एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिनका यूज, और एक होता है पीओपी3। यहां पर मैं रेड मार्क कर देता हूं, मेरे पास स्पेस कम था। तो डिफरेंट टाइप ऑफ आपको यहां पर याद रखना है। टीसीपी याद रखना है फर्स्ट, सेकंड आपको यहां पर याद रखना है आईपी, थर्ड यहां पर आपको याद रखना है यूडीपी, फोर्थ यहाँ पर आपको याद रखना है एफटीपी, और फिफ्थ यहाँ पर आपको याद रखना है एसएमटीपी। एसएमटीपी का यूज कहाँ पर किया जाता है? मेल्स के अंदर किया जाता है। मेल को क्या करने के लिए? सेंड करने के लिए। दोनों के अंदर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एसएमटीपी और पीओपी3 दोनों का यूज मेल के अंदर किया जाता है, लेकिन एसएमटीपी का यूज मेल को सेंड करने के लिए किया जाता है, और पीओपी3 का यूज किया जाता है मेल को रिसीव करने के लिए। ठीक है, टीसीएस के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया था, पीओपी3 के अंदर 3 क्या है? तो ये 3 क्या है? वर्जन है। और पीओपी की फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो सारे मैंने यहां पर बेसिक ओवरव्यू दे दिया किसका? प्रोटोकॉल्स का। याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टीसीएस के नजरिए से। एक और बच गया आपका, वो है आपका आईएमएपी। एक और कर लीजिए, लास्ट एंड फाइनल। करने तो पड़ेंगे भाई, याद तो करने ही पड़ेंगे। कितने हो गए आपके? टोटल 5। नेक्स्ट आपका आईएमएपी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? ये भी आपका मेलिंग के अंदर यूज में लाया जाता है, जो मेल सर्वर के ऊपर मेल को क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। इसे आप याद कर लेना। ठीक है, तो सारे मैंने आपको बता दिए हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज यूजर टू सेंड फाइल्स अलोंग विद ईमेल। इनमें से कौन सा जो फंक्शन होता है वो अलाउ करता है यूजर को फाइल को सेंड करने के लिए? कहां पर? ईमेल पर। तो फाइल कहां पर सेंड की जाती हैं? कहां पर अटैच होती हैं? अटैचमेंट के अंदर। ऑप्शन सेकंड आपका यहां पर राइट रहेगा। चलिए मेल को एक बार ओपन करते हैं। मैंने यहां पर मेल भी ओपन नहीं कर रखी है शायद, तो चलिए सीधा ही ओपन करते हैं, नेट से कनेक्ट हमारा होगा। देखिए हो गया ना वर्क।
तब हमारा जो नेट से कनेक्ट नहीं था। देखिए कंट्रोल शिफ्ट और बी, ये हमारा जो बुकमार्क हमने कर रखी है इनको हाइड करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट और बी हमने जैसे किया, बुकमार्क हमारी हाइड हो गई। अब जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट बी दोबारा से करता हूँ, बुकमार्क हमारी शो हो जाती है। ठीक है, तो अब हो गया, जो वर्क नहीं कर रहा था, प्रॉपरली कनेक्ट नहीं था हमारा कनेक्शन। ठीक है, अब हमें कोई भी ईमेल सेंड करना होता है, हम क्या करते हैं, कंपोज पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, टू, जिसके पास हमें मैसेज को डिलीवर करना है। यहाँ पर राइट हैंड साइड के अंदर आपको एक देखने को मिलता है सीसी, एक होता है बीसीसी। दोनों में आपको बता चुका हूँ, कार्बन कॉपी और एक होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। दोनों क्या होते हैं, अगर आप किसी के पास सेंड कर रहे हो और आप किसी थर्ड पर्सन के पास भी जो ईमेल हमने सेंड किया उसी कार्बन कॉपी को भेजना चाहते हो, तो आप सीसी और बीसीसी का यूज कर सकते हो। इसका यूज करने के बाद आप उनके पास भी क्या कर सकते हो, सेम ईमेल की कार्बन कॉपी सेंड कर सकते हो। आपको क्या करना है, सीसी और बीसीसी के अंदर दोनों का ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। एग्जाम में पूछ सकता है बीसीसी की शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। कंट्रोल शिफ्ट और बी, सीसी के अंदर शॉर्टकट की क्या रहती है, कंट्रोल शिफ्ट और सी। अब आप यहाँ पर क्या करते हो, सब्जेक्ट, पूरे जो ईमेल होता है हमारा, क्या पर्पज़ है हमारा, वो पर्पज़ यहाँ पर डाल सकते हो इन सब्जेक्ट के अंदर। नीचे आप चलोगे, अब यहाँ पर आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। एक साइड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है फॉर्मेटिंग ऑप्शन। तो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के अंदर आप डिफरेंट फॉर्मेट्स का यूज कर सकते हो। साइज को घटा बढ़ा सकते हो। साइज जो हमारा टेक्स्ट उसको बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन, और ये यहाँ से टेक्स्ट का डिफरेंट कलर, जिस टाइप का आप यहाँ पर टेक्स्ट का कलर लेना चाहो वो ले सकते हो। यहाँ से इंडेंशन कर सकते हो और यहाँ से आप बुलेट्स वगैरह का यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ फीचर आता है अटैच फाइल। यहाँ पर आप कोई फाइल अटैच कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है आपका इंसर्ट लिंक। अगर आप इस ईमेल के अंदर कोई दूसरी फाइल का लिंक इंसर्ट करना चाहें, इंसर्ट लिंक इसलिए ताकि वो जो हमारा रिसीवर है उस लिंक पर क्लिक करे तो डायरेक्ट वो फाइल उसके सिस्टम के अंदर ओपन हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिंक का यूज करते हैं। और इसे हम क्या बोलते हैं, अटैच फाइल, जहां पर हम करते हैं पेपर क्लिप आइकन, इसे बोलते हैं पेपर क्लिप आइकन। ये है आपका इंसर्ट इमोजी, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और 2। नेक्स्ट है आपका कोई भी फाइल अगर आप ड्राइव से इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका इंसर्ट फोटो, कोई फोटो इंसर्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है टॉगल कॉन्फिडेंशियल मोड, फिर आता है आपका सिग्नेचर। किसी दूसरे वीडियो के अंदर इनको डिटेल के अंदर इलेबोरेट हम करने वाले हैं। एक आपको काफ़ी बार पूछा जाता है ट्रैश। तो ट्रैश क्या होता है, मान लो मैंने ये मेल आई हुई है, इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसे डिलीट कर दिया। अब ये जो मेल था ये 30 डेज तक कहाँ पर रहेगा, ट्रैश फोल्डर के अंदर रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ मोर पर। यहाँ पर आपको एक फीचर देखने को मिलेगा, इससे क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक तो स्पैम होता है, एक ट्रैश होता है। स्पैम के अंदर अनसोलिसिटेड मेल देखने को मिलते हैं, अवांछनीय ईमेल। ठीक है, जैसे स्पैम यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो डिफरेंट स्पैम्स ईमेल से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, स्पैम के अंदर भी जो मैसेज रहते हैं वो 30 डेज तक रहते हैं। 30 डेज होने के बाद वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाते हैं। ऐसे डिलीट ट्रैश के अंदर है। ट्रैश के अंदर जो हमने मैसेज को डिलीट किया है, ईमेल्स को डिलीट किया है, वो ट्रैश फोल्डर के अंदर आपके आ जाते हैं। वो 30 डेज तक रहते हैं और उसके बाद हो गया हो जाते हैं, डिलीट हो जाते हैं। चलिए, काफ़ी ज़्यादा हो गया ईमेल के बारे में, इतना टाइम कम है हमारे पास। नेक्स्ट है सिक्योर कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड व्हेन 2 पार्टीज आर कम्युनिकेटिंग थ्रू इंटरनेट। तो ये तो पता ही है भाई, सिक्योर कम्युनिकेशन तो हमें चाहिए ही जब 2 पार्टीज आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं इंटरनेट के माध्यम से, और वो ये चाहती हैं कि किसी थर्ड पार्टी को ये इन्फॉर्मेशन शेयर ना हो और वो थर्ड पार्टी हम दोनों के बीच में इंटरसेप्ट ना करे। तो इनमें से आपको बतानी है ये प्रॉपर्टी कौन सी है सिक्योर कम्युनिकेशन की। ठीक है, तो एक्यूरेसी होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। ये रहेगा आपका कॉन्फिडेंशियलिटी। दोनों पार्टीज क्या करना चाहती हैं, उस इंफॉर्मेशन को क्या करना चाहती हैं, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहती हैं। तो ये फीचर आपका रहता है कॉन्फिडेंशियलिटी का। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ओनली पी। सिक्योर कम्युनिकेशन क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सिक्योर कम्युनिकेशन की बात करें तो इसके 3 पिलर हैं। तीनों पिलर एग्जामिनर पूछ सकता है। फर्स्ट पिलर है प्राइवेसी रखना, सेकंड पिलर है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि जो सेंडर ने रिसीवर के पास जो मैसेज है सेंडर ने
जो रिसीवर के पास मैसेज भेजा है क्या वो है या नहीं है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी। एंड द लास्ट वन इज ऑथेंटिकेशन। तो ये तीनों पिलर आपको याद रखने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, ऑथेंटिकेशन क्या होता है, सिक्योर, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, सिक्योर कम्युनिकेशन आपका किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों पिलर, प्राइवेसी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन। इंटीग्रिटी के अंदर क्या है, मैसेज का वेरिफिकेशन करना कि सेंडर ने यही मैसेज रिसीवर के पास भेजा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कंसीडर द फॉलोइंग वर्ड रिटन इन एमएस वर्ड 2010। एमएस वर्ड 2010 दस्तावेज में लिखे गए शब्द पर विचार करना है। तो मैं आपको बता चुका हूं, वर्ड के ऊपर जब आपकी लाइन आती है तो इसे हम क्या बोलते हैं, इटैलिक तो यहाँ पर है नहीं, स्ट्राइक थ्रू फीचर का यूज किया गया है, दो ही फंक्शन है, थर्ड और फोर्थ तो आपका हो नहीं सकता। फर्स्ट के अंदर बोल रखा है स्ट्राइक थ्रू है, नेक्स्ट के अंदर बोल रखा है इटैलिक भी है और स्ट्राइक थ्रू भी है। तो इटैलिक ये नहीं है, इटैलिक की शॉर्टकट क्या रहती है, कंट्रोल+I। ठीक है, तो इटैलिक नहीं कर रखा, केवल ये स्ट्राइक थ्रू कर रखा है। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट रहेगा, जो कि आपका होम टाइप के अंदर फोन डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको स्ट्राइक टू फंक्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू इंक्रीज फॉन्ट साइज टू नेक्स्ट लार्जर पॉइंट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज लिस्ट एमएस लिस्ट बॉक्स ऑफ एमएस वर्ड। नेक्स्ट लार्जर पॉइंट साइज के अंदर फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है एमएस वर्ड 2010 के अंदर। तो ये रहता है आपका Ctrl+Shift+, जो कि आपको बता चुका हूं, स्मॉलर देन ये प्रीवियस पॉइंट साइज के अंदर जाने के लिए का यूज में लाया जाता है, स्मॉलर देन का, प्रीवियस स्मॉलर पॉइंट साइज के अंदर। ठीक है, चलिए इसको करके दिखाते हैं आपको। ओपन करते हैं एमएस वर्ड को। अब मैं कुछ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूं, ये मैंने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया, Ctrl+Shift के साथ ग्रेटर देन जैसे मैं प्रेस किया, पहले देखो, पहले जो था यहाँ पर फॉन्ट साइज वो 11 था, अब हमें नेक्स्ट फॉन्ट साइज के अंदर जाना है तो वो हमारा 12। ठीक है, Ctrl+Shift के साथ ग्रेटर देन हमने जैसे प्रेस किया तो हम 12 फॉन्ट के अंदर चले गए। अब हमें पिछले वाले के अंदर जाना है तो Ctrl+Shift के साथ लेस देन हम प्रेस कर देंगे तो पिछले वाले फॉन्ट साइज के अंदर हम चले जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन एमएस वर्ड 2010 इज यूज्ड टू टाइप वेरी लेटर्स और नंबर्स स्मॉलर देन द नॉर्मल लाइन टाइप एंड सेट स्लाइटली अबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, लाइन से ऊपर टेक्स्ट जब आपका यहाँ पर टाइप किया जाता है तो हम क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट रहेगा। लाइन से नीचे जो आपको देखने को मिले, जैसे हम 12 लिखते हैं, ऊपर की तरफ जो आपको टेक्स्ट देखने को मिले तो ये होता है आपका सुपरस्क्रिप्ट। S2 लिखते हैं, लाइन से नीचे है 2 तो ये हमारा सबस्क्रिप्ट। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, मान लो हमने किसी पैराग्राफ के अंदर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है, ठीक है, सेम फॉर्मेटिंग हम और कहीं पर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस फॉर्मेटिंग जो हमने फॉर्मेटिंग यहाँ पर कर रखी है उसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर वाले टूल पर क्लिक करेंगे, फिर हमें वो जो फॉर्मेटिंग है जहाँ पर भी चाहिए है उसे हम क्या कर देंगे, फॉर्मेट पेंटर टूल को वहाँ पर ले जाकर नीचे ड्रैग कर देंगे, यानी कि पूरा जहाँ पर भी हमें फॉर्मेटिंग चाहिए वहाँ तक उसे ड्रैग करेंगे बकेट को, तो ऑटोमेटिक आपकी जो फॉर्मेटिंग हमने पहले अप्लाई कर रखी थी वो आ जाएगी। स्ट्राइक थ्रू आपको मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इन एमएस एक्सेल आर यूज्ड टू मेक ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ डाटा। एक आपको सेट ऑफ डाटा दिया गया है, उसका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाना है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे। ठीक है, तो जिसको एमएस एक्सेल का पता भी नहीं वो भी बता सकता है, चार्ट्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो चार्ट के अंदर ही तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे पीछे 43 पर है, 40 कोई छूट तो नहीं गया, 42 हमने कर लिया। 43, फंक्शन इन एमएस एक्सेल चेंजेस ऑल कैरेक्टर्स ऑफ टेक्स्ट टू अपर केस। किसी सेल के अंदर कोई टेक्स्ट दे रखा है, ठीक है,
उसको अपर केस के अंदर हमें कन्वर्ट करना है। तो कौन सा फंक्शन यूज में यहां पर लाया जाएगा? तो ये होता है आपका अपर, ऑप्शन 4 यहां पर आपका राइट रहेगा। पिछले वाले में कुछ नहीं सही है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहां पर आपका राइट रहेगा। चलिए इसका यूज करके हम देखते हैं। अपर का ही बोला गया ना। चलिए हम कोई स्मॉल लेटर के अंदर टेक्स्ट को टाइप कर लेते हैं, इज इक्वल टू अपर, डबल क्लिक करेंगे। अब जो टेक्स्ट हमें अपर केस के अंदर चाहिए उसे हम सिलेक्ट करेंगे, उस सेल को ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब आप देख पा रहे हो जो हमारा ये टेक्स्ट था, जो कैरेक्टर्स थे वो स्मॉल लेटर्स के अंदर थे, वो कैपिटल के अंदर आ गए। एक आपका प्रॉपर यहाँ पर दे रखा है, इस पर क्वेश्चन भी आएगा, यहीं पर मैं समझा देता हूँ आपको। प्रॉपर आ गया, डबल क्लिक करेंगे। अब हमें इस सेल को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कर देना है। प्रॉपर और अपर के अंदर क्या है डिफरेंस, अब आपको ये बताऊंगा। अपर के अंदर क्या होता है, जो कैरेक्टर्स हो कैपिटल लेटर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन प्रॉपर के अंदर फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल आता है, उसके बाद वाले जो लेटर हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो ये होता है आपका प्रॉपर फंक्शन। लैन फंक्शन क्या क्या होता है, इसके अंदर मान लो रोहित के अंदर मुझे टोटल नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करने हैं, तो लैन फंक्शन का यूज करेंगे, इज इक्वल टू लैन। अब रोहित, गलत लग गया, इज इक्वल टू लैन, डबल क्लिक करेंगे। अब जिस टेक्स्ट को हमें काउंट करना है लेंथ, तो इसके अंदर आपको कैरेक्टर कितने देखने को मिलेंगे, 5 कैरेक्टर, ठीक है। लेंथ का मतलब होता है लेंथ की वर्ड की लेंथ कितनी है और उसके अंदर कैरेक्टर कितने हैं, तो इसके अंदर टोटल 5 कैरेक्टर है। तो लैन, अपर और प्रॉपर, ये तीनों फंक्शन मैंने आपको यहां पर बता दिए हैं। लोअर भी दे रखा है, इसको भी देख लो। इज इक्वल टू लोअर, डबल क्लिक करेंगे। जिस टेक्स्ट को हमें लोअर के अंदर चाहिए वो सेल हम सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब आप देख रहे हो स्मॉल लेटर्स के अंदर आपका टेक्स्ट आ गया। चलो नेक्स्ट, सारे समझ लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड इन MS Word 2010 टू ओपन द फाइल पेज टू यूज बैकस्टेज व्यू। फाइल पेज को आपको ओपन करना है और बैक स्टेज के अंदर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन रहेगा। तो इसके लिए कौन सी कमांड का यूज हम करते हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ये होती है आपकी Alt+F, ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। MS Word को ओपन करते हैं और हम यहाँ पर Alt+F की यहाँ पर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पर आपका फाइल मेन्यू ओपन हो गया और बैक स्टेज के अंदर आपका डॉक्यूमेंट चला गया है, ठीक है। ये हमारा बैक स्टेज के अंदर डॉक्यूमेंट है, Alt+F पर प्रेस किया, फाइल मेन्यू आपका यहां से ओपन हो गया। चलो Alt+G, तो Alt+G डिजाइन टैब पर जाने के लिए किया जाता है। Alt+H होम टैब पर जाने के लिए किया जाता है। Alt+C कुछ भी नहीं होता है। Alt+C ये आपको याद रखनी है, काफी बार पूछ जाती है। कॉपीराइट सिंबल को, ये जो होता है हमारा कॉपीराइट सिंबल, इसे इंसर्ट करने के लिए Alt+C का यूज किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है TCS का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू मूव द कर्सर अप 1 पैराग्राफ इन MS Word। MS Word के अंदर कर्सर को एक पैराग्राफ ऊपर लेकर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो ये होती है Ctrl+Up एरो, ऑप्शन 2 आपका यहाँ पर राइट रहेगा। और एक पैराग्राफ नीचे जाने के लिए Ctrl+Down का यूज किया जाता है, ठीक है। करके दिखाऊं, ये हमारा पैराग्राफ है। अब मुझे एक पैराग्राफ ऊपर जाना है तो Ctrl+Up का यूज करूंगा, तो एक पैराग्राफ ऊपर चला गया, देखो कर्सर। अब मुझे नीचे आना है, एक पैराग्राफ नीचे आ गया मैं। तो इस प्रकार से इनका यूज किया जाता है। Ctrl+Right और लेफ्ट ये भी बता देता हूं, चलो आपको मैं। जैसे मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस करता हूं तब हमारा कर्सर
नेक्स्ट वर्ड की स्टार्टिंग के अंदर चला जाता है। कंट्रोल प्लस राइट क्या करता है, नेक्स्ट वर्ड की स्टार्टिंग के अंदर कर्सर को लेकर जाता है। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो क्या करता है, पिछले वर्ड की स्टार्टिंग के अंदर कर्सर को लेकर जाता है। ठीक है, तो दोनों इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज डोमिनेटिंग मार्केट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्चेस ऑन इट। इनमें से कौन सा इंजन मार्केट के अंदर डोमिनेट कर रहा है और इसके जो सर्चेज हैं वो मैक्सिमम नंबर के अंदर है। तो आज के दिन गूगल बाबा ही चला हुआ है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो रहेगा। गूगल की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1998 के अंदर। और इसके जो संस्थापक हैं, फाउंडर जो रहेंगे, सभी को पता है, लैरी पेज और सर्जी बीन इसके क्या है, फाउंडर रहेंगे। गूगल का हेडक्वार्टर कहां पर है, कैलिफोर्निया, यूएस के अंदर। सीईओ इज सुंदर पिचाई। तो डाटा इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, इन एमएस एक्सेल टू सेलेक्ट 2 or more non-adjacent worksheet, click the tab for the first worksheet, then hold down key on your keyboard while you click the tabs of other sheets you want to select। समझ में आया, नहीं आया? एमएस एक्सेल के अंदर नॉन एडजेकेंट वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर कौन सी की का यूज करते हैं। ठीक है, और वो जो हमने वर्कशीट सिलेक्ट कर रखी हैं उनको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों पर इजीली वर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फर्स्ट वर्कशीट पर हम टैब प्रेस करते हैं और उसके साथ कौन सी की को होल्ड ऑन रखते हैं कीबोर्ड पर, तो ये आपको बताना है। तो इसके लिए यूज में लाई जाती है कंट्रोल। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। चलिए करके दिखाते हैं, समझ में नहीं आया तो। ये हमारी शीट 1 है। ठीक है, और शीट यहां पर इंसर्ट कर लेते हैं। देखो, अब मैं जिस शीट पर जा रहा हूं वही आपकी एक्टिव हो रही है। शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 5। ठीक है, 1 की नॉन एडजेकेंट शीट कौन सी है, शीट 3। शीट 1 और शीट 2 दोनों आपस में क्या है, सटी हुई है, एडजेकेंट शीट रहेंगी। अब मुझे किसी 2 शीट्स पर काम करना है, शीट 1 पर भी करना है और शीट 5 पर भी करना है। और मुझे प्रिंट के अंदर भी शीट 1 और शीट 5 ही चाहिए और शीट 2 और शीट 3 और शीट 4 नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे शीट 1 पर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने टैब की प्रेस कर, हमने क्या कर दिया, सेल को एक्टिव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल की प्रेस रखेंगे। अब कंट्रोल की हम प्रेस रखेंगे और जो नॉन एडजेकेंट शीट हमें चाहिए है उस पर जाकर हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। अब यहां पर आपकी दोनों शीट्स एक्टिव रहेंगी। दोनों एक्टिव हो गई, फर्स्ट और 5th। ये आपकी इस साइड में शीट 1 आपकी एक्टिव है और इस साइड के अंदर शीट 5 आपकी एक्टिव है। शीट 1 और शीट 5, शीट 2, शीट 3, शीट 4 ये आपकी एक्टिव नहीं रहेंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम शीट 1 को और शीट 5 को एक साथ क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं जैसे यहां पर कुछ डाटा लेता हूं, ले लिया, मेरे पास शीट 1 है। अब मुझे शीट 5 भी चाहिए और मुझे दोनों का प्रिंट निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, दोनों मेरे पास आ गई, दोनों पर मैं एक साथ काम कर सकता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फाइल मेन्यू के अंदर जाऊंगा, प्रिंट पर यहां पर क्लिक करूंगा। अब जो शीट्स एक्टिव हैं वो मुझे प्रिंट चाहिए। तो हमारी यहाँ पर 2 शीट हमने एक्टिव कर रखी है, एक तो शीट 1 है, एक हमारी शीट 5। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज का प्रीव्यू आपको दिख रहा है। नेक्स्ट वाली जो देखो हमारी 5वीं थी उसका प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा। सेकंड, थर्ड और फोर्थ का प्रीव्यू आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस फंक्शन का यूज किया जाता है जब हम 2 नॉन एडजेकेंट शीट्स पर काम करते हैं। अब हमें कोई 2 शीट जो एडजेकेंट है, ये तो हमारा केस था नॉन एडजेकेंट का। जब एडजेकेंट शीट पर हम काम करते हैं तो उसके लिए हम शिफ्ट का यूज करते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट यहाँ पर शीट 1 ली, अब मैं क्या करूंगा, शिफ्ट की प्रेस करूंगा और शीट 2 पर क्लिक कर दूंगा। अब हमारी
शीट 1 और शीट 2 दोनों एक्टिव हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये डीएक्टिव यहाँ पर रहेंगी। अब जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे तब हमें शीट 1 और शीट 2 ही देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अब इस फीचर के लिए आपको याद रखना है, नॉन एडजेकेंट के लिए हम कंट्रोल की का यूज करते हैं और एडजेकेंट वर्कशीट के लिए शिफ्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा हैवी क्वेश्चन था, पढ़ने में ही हैवी था, वैसे तो कोई हैवी नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू अप्लाई सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड। देखो एक क्वेश्चन घूम फिर के पूछ जाते हैं। ठीक है, पहले पूछ लेता है सुपरस्क्रिप्ट होता क्या है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, सेकंड शिफ्ट के अंदर उसकी शॉर्टकट की पूछ लेगा, थर्ड शिफ्ट के अंदर पूछ लेगा सबस्क्रिप्ट क्या होता है, नेक्स्ट के अंदर सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की पूछ लेगा। तो ये ही टीसीएस का फंडा होता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या बनेगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, ऑप्शन थर्ड आपका राइट यहाँ पर रहेगा 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट एटिक्वेट। इनमें से कौन सा इंटरनेट शिष्टाचार नहीं है, ये आपको बताना है। फर्स्ट दे रखा है साइज ऑफ अटैचमेंट नीड टू स्मॉल, तो साइज ऑफ जो अटैचमेंट आप सेंड कर रहे हो इंटरनेट पर वो स्मॉल हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इंक्लूडिंग नेम एट द बॉटम मेल्स, जो आप मेल सेंड कर रहे हो उनके बॉटम के अंदर आप नेम भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एब्रीविएशन का वाइजली यूज कर सकते हो, तो ये भी इंटरनेट एटिक्वेट है। नेक्स्ट बोल रखा है फॉरवर्डिंग अनवांटेड मैसेजेस, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, एक डिसएडवांटेज है न कि एडवांटेज रहेगा। ठीक है, अनवांटेड मैसेजेस जो आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे फॉरवर्ड होते रहते हैं, तो एक गलत यूज है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल 2010 फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट ए डेट that is stored as text to a serial number that Excel recognize as a date। इनमें से कौन सा फंक्शन डेट को कन्वर्ट करता है जो टेक्स्ट आपका एज ए सीरियल स्टोर है एक्सेल शीट के अंदर। तो डेट के अंदर यहां पर कन्वर्ट करेगा डेट वैल्यू, ऑप्शन फर्स्ट यहां पर आपका राइट रहेगा। ठीक है, किसी और वीडियो के अंदर इसको प्रॉपरली हम इलेबोरेट करेंगे विद एग्जांपल के साथ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 51, कमांड इन वेब ब्राउजर दैट हेल्प्स टू मूव टू प्रीवियस पेज फ्रॉम द करंट पेज। इनमें से कौन सी कमांड, हलवा क्वेश्चन है बताओ। वेब ब्राउजर के अंदर कमांड पूछ रहा है जिसके अंदर हम करंट पेज से प्रीवियस पेज पर मूव करते हैं, तो क्या होगा, बैक, ऑप्शन सेकंड आपका राइट रहेगा। इससे हलवा क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता है। नेक्स्ट, अनसोलिसिटेड एंड अनवांटेड जंक ईमेल सेंट आउट इन बल्क टू एन इनडिस्क्रिमिनेट रिसिपिएंट लिस्ट इज स्टोर्ड इन, तो अनवांटेड और अनसोलिसिटेड में जो आपके मेल्स आते हैं वो कहाँ पर स्टोर होते हैं, स्पैम के अंदर, ऑप्शन थर्ड आपका राइट रहेगा, जो कि 30 डेज तक आपके स्पैम फोल्डर के अंदर रहते हैं। उसके बाद आपके ऑटोमेटिक क्या होते हैं, वो डिलीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ 5th रो एंड 5th कॉलम इन एमएस एक्सेल 2010। 5th कॉलम और 5th रो के अंदर का जो इंटरसेक्शन होगा, जो सेल है, तो उसका एड्रेस क्या रहेगा। तो 5th कॉलम 5 पर कौन सी कॉलम होती है आपकी, ई, और 5 पर आपकी रो होगी, तो ये क्या होगा आपका नेम बॉक्स के अंदर आपका एड्रेस शो करेगा। ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 54, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है HTML वाज डिजाइंड टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डाटा। HTML को डिजाइन किया जाता है ताकि ये डाटा को स्टोर करे या और ट्रांसपोर्ट करे, तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट रहेगी। HTML आपकी एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस को डिजाइन करने के लिए यूज में लाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है ओल्ड HTML डॉक्यूमेंट मस्ट स्टार्ट विद डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन। जो भी HTML डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करते हैं उनको स्टार्ट किया जाता है डॉक टाइप डिक्लेरेशन के द्वारा। डॉक टाइप इसके अंदर क्या होता है, ये वर्जन होता है HTML का, तो ये बिल्कुल आपकी राइट स्टेटमेंट रहेगी। सभी डॉक्यूमेंट्स आपके डॉक टाइप डिक्लेरेशन से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट बोल रखा है HTML स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस, तो ये भी बिल्कुल राइट आपकी स्टेटमेंट रहेगी। तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा ओनली Q एंड R, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए फास्ट करेंगे, काफी टाइम हो गया। व्हेन कंटेंट्स ऑफ ए सेल इन ए वर्कशीट
of MS Excel 2010 are being edited, the cell number is displayed in। जब हम सेल के अंदर कंटेंट को एडिट करते हैं तो आपका जो सेल नंबर है वो कहाँ पर डिस्प्ले होता है ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर डिस्प्ले होता है, नेम बॉक्स के अंदर, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ठीक, क्या था इसके अंदर, कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, इंस्टीड ऑफ रिटाइपिंग द सेम टेक्स्ट इन MS Word 2010 वी कैन यूज टू रिड्यूस टाइम एंड एफर्ट। बार बार टाइप करने से बचने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो क्या होता है, कॉपी पेस्टिंग हम करते रहते हैं धड़ाधड़। ऑप्शन सेकंड आपका राइट रहेगा। Ctrl+C और Ctrl+V ये इनकी शॉर्टकट कीज रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, इन MS Word 2010 पेज डाउन की इज यूज्ड इन। MS Word 2010 के अंदर पेज डाउन कुंजी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका यूज किया जाता है मूव द कर्सर वन स्क्रीन डाउन। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। MS Word को ओपन करते हैं, इसे यहाँ पर हटा देते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं डाउन की मैंने प्रेस की, ये हमारा एक को लेते हैं टेक्स्ट, एंटर प्रेस करते हैं। क्या लफड़ा हो रहा है इस कंप्यूटर के अंदर ही। पेज डाउन था यार, वो मैं डाउन की प्रेस कर रहा हूं। पेज डाउन, पेज डाउन जैसे हम करते हैं क्या होता है, नेक्स्ट स्क्रीन पर हम नेक्स्ट स्क्रीन पर क्या हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये था हमारा। ठीक है, चलिए, लगातार सेशन हो गया, दिमाग थकने लग गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग डिक्लेरेशन इन MS Excel 2010। MS Excel 2010 के अंदर इनमें से कौन सी रॉन्ग डिक्लेरेशन है। तो यह फॉर्मूला आपका टाइम वैल्यू का। ठीक है, टाइम वैल्यू के अंदर जो आपकी नंबरिंग है डेट की और टाइम की, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी, लेकिन आपका प्रॉपर टेक्स्ट के अंदर जो डेज हैं, जो मंथ्स हैं, वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये ही आपकी रॉन्ग डिक्लेरेशन रहेगी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। इन MS Word द फंक्शन की F12 इज यूज्ड फॉर। जो फंक्शन की रहती है F12, उसका किसके लिए यूज में लाया जाता है। इसका यूज किया जाता है ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बता चुके हैं, टेबल इन MS Word 2010 कैन हैव अनलिमिटेड रोज एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। MS Word 2010 के अंदर आपको अनलिमिटेड रोज और मैक्सिमम नंबर कितना होता है कॉलम्स का, 63 पहले वाले वीडियोस के अंदर बता चुका हूं। मिनिमम कितना हो सकता है, 1 और 1 हो सकता है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन MS Excel 2010। MS Excel 2010 के अंदर जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये आपको बताना है। तो भाई सीधा जैसे हम करते हैं 12/3/2 प्लस में 4। अब इसे कैसे करना है, 3 से काटेंगे 4 पर, 2 से काटेंगे 2 पर। ठीक है, तो 22 में से 2 को माइनस किया तो 20, और 20 में 4 जोड़े तो 24। 24 इसका आपका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ऐसे मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा भाई। चलिए करके देखते हैं, कभी आप भी दिमाग लगाओ। 12/3 गुना 2 प्लस 4, 3 चौके 12, 4 दूनी 8। हाँ, 22 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 14। 14 प्लस 4 18। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स सोल्व मत कर देना, कभी 2 को आप ऊपर लेकर चले जाओ तो ये गलत हो जाएगा। 18 आंसर आएगा। ठीक है, और 18 भी आपको ऑप्शन के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर मैं एग्जामिनर हूं तो इसके अंदर मैं 18 भी डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है CGL वाले हैं तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स तो स्ट्रॉन्ग मिलेगी और दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं करना, पहले 3 से 12 को काटना है, फिर 2 से जो आपका आएगा 4 उसको काटना है। ठीक है, तो यहाँ से 3 से 4 पर कटेगा, फिर 2 पर कट जाएगा। 22 में से 2 घटाएंगे 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24। एक खुद से बनाए हुए नहीं है, टीचर के पूछे हुए। व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्ड प्रोसेसर। इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है। लिब्रे ऑफिस राइटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड,
नोटपैड, और ये तीनों आपकी क्या रहते हैं, वर्ड प्रोसेसर। क्रोम वर्ड प्रोसेसर नहीं है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर ये कहाँ पर यूज में लाया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है एक, जो कि आपका क्रिएटिंग लेटर्स, एग्जामिनर पूछ ले तो आपको बता देना है कि ले भाई टीसीएस वाले, हम बता देंगे लेटर्स, बुक्स और रिपोर्ट्स को डिजाइन करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर का यूज किया जाता है। और ये आपका एक ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर रहेगा। और और टीसीएस वाला दिमाग लगा सकता है, पूछ ले लिब्रे ऑफिस राइटर किसके द्वारा डेवलप किया गया था, तो आप बोलोगे ले भाई टीसीएस वाले, इसको डेवलप किया गया था द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा। टीसीएस वाले के मुंह पर फेंक कर मारना है आपको, ठीक है, घबराना नहीं है। लेटर्स, बुक्स और रिपोर्ट्स को क्रिएट करने के लिए जाता है, ओपन सोर्स वर्ड प्रोसेसर है, डेवलप किया गया था द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डोमेन नेम्स विद देयर मीनिंग्स। यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है डोमेन्स का उसके मीनिंग के साथ। तो डॉट नेट किसके लिए होती है, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फर्स्ट का 6 दो ऑप्शन के अंदर है, तो फर्स्ट और फोर्थ आपका नहीं होगा। डॉट एड्यू तो ये हो सकता है आपका एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो क्यू का 3 किसके अंदर है, ऑप्शन सेकंड के अंदर है, यही आपका राइट आंसर बनेगा। डॉट ओआरजी किसके लिए होता है आपका, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। डॉट कॉम कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ठीक है भाई, तो 64 का आपका सेकंड आंसर राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यू कैन चूज टू क्रिएट ए ब्लैंक दैट विल अपीयर एट द एंड ऑफ एवरी ईमेल वी सेंड। जब आप कोई ईमेल सेंड करते हो तब आप उसकी एंड के अंदर क्या क्रिएट कर सकते हो, ये आपको बताना है। तो सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं। फॉर्मेटिंग ऑप्शंस ये भी नहीं। ये ईमेल हो गया, इसके एंड के अंदर हमें सिग्नेचर को क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ऑप्शन 3 यहां पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है, 66 सॉरी। हेडर एंड फूटर ऑप्शन इज प्रेजेंट इन टैब इन एमएस एक्सेल 2010 रिबन बार। एमएस एक्सेल 2010 रिबन बार में हेडर और फूटर आपको कहां पर देखने को मिलते हैं, तो ये कहां पर देखने को मिलते हैं, इंसर्ट के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट रहेगा, ठीक है। हेडर क्या होते हैं, जो आपको पेज के टॉप के अंदर देखने को मिलते हैं। फूटर क्या होते हैं, पेज के जो बॉटम के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम जूम परसेंटेज इन एमएस वर्ड 2010 एप्लीकेशन। एमएस वर्ड 2010 एप्लीकेशन में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या होता है। तो मिनिमम आपको 10% देखने को मिलेगा, बाय डिफॉल्ट 100% देखने को मिलेगा, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 500%। चलिए दिखाते हैं। ये तो मैंने 130 कर रखा है। जब आप किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हो तब आपको बाय डिफॉल्ट कितना देखने को मिलेगा, 100। मिनिमम कितना होता है, 10%। मैक्सिमम कितना होता है, 500%। तो इसको 100 पर कर लेते हैं, 130 पर करेंगे ताकि कुछ काम करें तो आपको विजिबल रहे प्रॉपरली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंग क्या है। तो बिंग क्या है आपकी, ये आपको बताना है। तो बिंग आपकी रहेगी यहां पर सर्च इंजन, ठीक है। जैसे गूगल रहता है वैसे बिंग रहता है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 हलवा क्वेश्चन था। हाथवे इज एन, हाथवे क्या है। तो ये क्या रहती है आपकी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन सेकंड यहां पर आपका राइट रहेगा। और हाथवे जो था ये आपका फर्स्ट केबल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। और हाथवे के अंदर क्या किया जाता है, केबल्स का यूज किया जाता है।
इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर बोल रखा है, इन MS Excel 2010 ऑपरेशन इज यूज्ड टू सेव एन ऑलरेडी सेव्ड फाइल अंडर डिफरेंट नेम। तो ये आपको बता चुका हूँ, कोई फाइल आपके पीसी के अंदर ऑलरेडी सेव है, अब आप उसका नेम चेंज करना चाहते हो तो क्या करोगे, सेव एज। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ठीक है, सेव एज से हम उस फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट दे रखा है, डबल क्लिक द सेल्स दैट कंटेन डाटा दैट यू वांट टू एडिट। क्या करते हैं, सेल पर जब हम डबल क्लिक करते हैं तो जो डाटा है वो क्या हो जाता है, डाटा जो होता है सेल के अंदर वो क्या कर सकते हैं, हम उसको एडिट कर सकते हैं। तो ये आपका दे रखा है। नेक्स्ट बोल रहा है, क्लिक द सेल्स दैट कंटेन द डाटा यू वांट टू एडिट देन प्रेस F2। सेल के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करके उसे क्या करना है, वहां पर क्या करना है, F2 जैसे ही प्रेस करोगे तब आप सेल के अंदर से डाटा को क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। दोनों करके देखते हैं। चलिए, जैसे ये सेल है, यहां पर मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये तो फॉर्मूला यहां पर लगा हुआ है, यहां पर देखते हैं। यहां पर मैं जैसे डबल क्लिक किया तो डबल क्लिक करने से मैं इसको एडिट कर सकता हूं, लेकिन सिंगल जब हम क्लिक करते हैं तो सेल ही एक्टिव होती है, लेकिन हम उसके अंदर से जो टेक्स्ट है उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे ही F2 प्रेस करता हूं, F2 प्रेस करने के बाद इस सेल के अंदर जो कर्सर वो एक्टिव हो गया। अब हम इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। या तो आप डबल क्लिक कीजिए या आप F2 की प्रेस करके डाटा को एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो P और Q यहाँ पर बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट दे रखा है, क्लिक द सेल्स कंटेन्स द डाटा यू वांट टू एडिट देन प्रेस शिफ्ट। ये आपका गलत हो जाएगा, F2 का यूज करते हैं। यहाँ पर कंट्रोल की बोल रखा है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या बनेगा, या तो आप डबल क्लिक कीजिए या आप F2 की का यूज कीजिए। तो P एंड Q यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, टैब इन MS Excel 2010 रिबन बार अलाउस यू टू चेक स्पेलिंग, ट्रैक चेंजेस, ऐड कमेंट्स, नोट्स, प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड वर्कबुक्स। ये सारी कमांड्स, चेक स्पेलिंग, ट्रैक चेंजेस, कमेंट्स ऐड करना और वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये रहता है आपका रिव्यू टैब के अंदर। ऑप्शन थर्ड आपका राइट रहेगा। MS Excel फटाफट ओपन करते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला लगता है मुझे। तो रिव्यू टैब के अंदर जैसे हम जाते हैं, प्रूफिंग टैब आपको, प्रूफिंग ग्रुप आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर स्पेलिंग, थिसारस, वर्कबुक, असेसिबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, कमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कमेंट्स इंसर्ट करना चाहते हो, कमेंट इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ से आप वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सारे फंक्शन आपको रिव्यू टैब के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। Which of the following statement is correct about use of blind carbon copy in Gmail? Gmail के अंदर ब्लाइंड कार्बन कॉपी के बारे में यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी? तो कौन सी रहेगी भाई? ऑप्शन 4, इट इज यूज्ड फॉर शेयरिंग ए कॉपी ऑफ द ईमेल विद समवन विदाउट लेटिंग देम प्राइमरी रिसिपिएंट। जब हम BCC का यूज करते हैं तो उस वाले केसेस के अंदर जो हमारा प्राइमरी रिसिपिएंट होता है उसका उसे पता नहीं लगता है, लेकिन उसके पास जो कॉपी होती है ईमेल की वो सेंड हो जाती है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। इन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग MS वर्ड 2010 Ctrl+Q इज यूज्ड फॉर फॉलोइंग पर्पस। MS वर्ड 2010 के अंदर Ctrl+Q का यूज किसके लिए किया जाता है ये आपको बताना है। तो एक मैंने ये पैराग्राफ लिया, ठीक है, पैराग्राफ के अंदर थोड़ी छेड़खानी करता हूं मैं, छेड़खानी करी, राइट अलाइन कर दिया इसको। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, Ctrl+Q प्रेस करूँगा तो क्या होगा, जो हमने फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई की थी वो आपकी चेंज हो जाती है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो, रिमूव द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑफ हाईलाइटेड पैराग्राफ। ऑप्शन 4 आपका राइट रहेगा, यहाँ पर 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। Tab in MS Excel ribbon bars provides commands for switching between worksheet views। वर्कशीट के बीच में स्विच करने वाली जो कमांड, फ्रीजिंग पेन्स, व्यूइंग एंड अरेंजिंग मल्टीपल विंडोज, ये सारे आपको रिबन बार के अंदर कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो ये रहते हैं आपके व्यू टैब के अंदर। ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट रहेगा। ओपन करते हैं MS Excel को, व्यू टैब पर क्लिक करते हैं,
तो यहाँ पर आपको डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। फ्रीजिंग पेन्स, न्यू विंडो, अरेंज ऑल, जूम वाला फीचर भी आपको देखने को मिलता है, स्विच विंडोज, मैक्रोस शो, ठीक है। और यहाँ पर वर्कबुक व्यूज, यहाँ से आप चूज कर सकते हो किस प्रकार की आपको वर्कबुक चाहिए है, ठीक है। तो ये सारी कमांड्स आपकी व्यू टैब के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। इन एम एस एक्सेल 2010 इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा इन द फॉर्म ऑफ बार्स एंड लाइन्स। एम एस एक्सेल 2010 के अंदर हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बार्स और लाइन्स के अंदर, किसका यूज करके। तो किसका यूज करेंगे भाई, चार्ट का यूज करेंगे। घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया नेक्स्ट वाली शिफ्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 78 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री कॉन्फ़िगर्ड वाटरमार्क इन एम एस वर्ड 2010। एम एस वर्ड 2010 के अंदर पहले से जो आपका वाटरमार्क रहता है वो इनमें से कौन सी कैटेगरी आपको देखने को नहीं मिलती है, वो आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये आपको देखने को नहीं मिलता है। डू नॉट कॉपी वाटरमार्क विद ग्रे वर्टिकल टेक्स्ट। डायगोनल हॉरिजॉन्टल के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। चलिए एम एस वर्ड को ओपन करते हैं। एम एस वर्ड के अंदर ओल्ड वर्जन के अंदर इंसर्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। 2019 के अंदर आपको डिजाइन टैब पर क्लिक करना है। यहाँ पर वाटरमार्क पर क्लिक करना है। वाटरमार्क पर आपको जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके वाटरमार्क ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले आता है आपका कॉन्फिडेंशियल वाटरमार्क, जिसके अंदर ग्रे डायगोनल टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर आता है आपका कॉन्फिडेंशियल सेकंड। नेक्स्ट है इसके बाद डू नॉट कॉपी 1, जिसके अंदर भी आपको डायगोनल टेक्स्ट ही देखने को मिलेगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट। वर्टिकल टेक्स्ट आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अलाइन द टेक्स्ट टू द लेफ्ट इन एम एस वर्ड 2010। एम एस वर्ड 2010 के अंदर टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो ये रहती है आपकी Ctrl+L। ऑप्शन फर्स्ट इसका आपका राइट रहेगा। Ctrl+Shift+M, तो इसका आपको ध्यान रखना है। रिमूव द पैराग्राफ इंडेंट, जो आप इन्हें इंडेंटिंग कर रखी है पैराग्राफ के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए Ctrl+Shift+M का यूज हम करते हैं। एक आती है आपकी Ctrl+M, तो इसका यूज करते हैं हम इंडेंटिंग ऑफ पैराग्राफ। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। इन एम एस एक्सेल 2010 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी आपको वैल्यू बतानी है। ये क्या होता है जो आप सिंबल देख रहे हो, ये होता है आपका कैरेट। इसको क्या बोलते हैं, कैरेट। कैरेट का मतलब क्या है, पावर। तो 4 की पावर 2 कितना होता है, 16। 16 को हम 656 को 16 से डिवाइड जब हम करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 16 एकम 16 चौके 64, 16 एकम 16, तो 41 इसका आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। कमांड इन ए वेब ब्राउजर हेल्प टू मूव द नेक्स्ट पेज फ्रॉम द करंट पेज। अब आ गया पिछले वाले के अंदर पूछ रखा, पिछले वाले पेज पर जाने के लिए, बैक पेज पर जाने के लिए, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए बोल रहा है। तो नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉरवर्ड का। ऑप्शन सेकंड आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 इज यूज्ड व्हेन यू वांट ए सेल रेफरेंस टू स्टे फिक्स्ड ऑन स्पेसिफिक सेल इन एमएस एक्सेल 2010। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मान लो किसी सेल के अंदर कोई फॉर्मूला हमें गिवन है और हमें यहाँ पर उसे कॉपी करना है और पेस्ट करना है। ये है हमारी मान लो G5 और ये है हमारी D6, ठीक है। यहाँ पर कोई कॉपी हमें कोई फॉर्मूला दे रखा है और उसे पेस्ट करना है हमें कहाँ पर, D6 के अंदर। तो वो फॉर्मूला जो है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि वो फिक्स है। तो ये वाला फीचर जो रहता है एमएस एक्सेल के अंदर ही रहता है आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट रहेगा, ठीक है। एब्सोल्यूट रेफरेंस को कैसे डिनोट करते हैं, जैसे G5 के अंदर हम कैसे करेंगे, हमने कॉलम लिख लिया, इससे पहले डॉलर लगा देंगे, इससे पहले डॉलर लगा देंगे, तो ये हमारा होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट रहेगा। अब मान लो ये फॉर्मूला ही दे रखा है, इसे हमें D6 के अंदर पेस्ट करना है, तो ये रहेगा आपका सेम एज इट इज। लेकिन जो आपका रिलेटिव रेफरेंस होता है, जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल किया है रिलेटिव रेफरेंस का, तो उस वाले केस के अंदर आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है, लेकिन एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर आपका ये फिक्स रहता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर।
क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है आपका, फंक्शन इन MS एक्सेल 2010 कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड ऑफ द टेक्स्ट वैल्यू। ये हम बता चुके हैं, तो इसके लिए हम प्रॉपर फंक्शन का यूज करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्या दिक्कत आ रही है यार, अपने आप ही चला जा रहा है। द डिलीटेड मेल कैन बी फाउंड इन द ब्लैंक फोल्डर। डिलीट किए गए मेल कहाँ पर जाते हैं, आपके ट्रैश के अंदर चले जाते हैं। 30 डेज तक ये यहाँ पर रहते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, डिलीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। ए ब्लैंक इज ए टूल यूज्ड इन MS एक्सेल टू कैलकुलेट, समराइज एंड एनालाइज डाटा एंड लेट यू सी कंपैरिजन पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स इन योर डाटा। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पर घुमाकर पूछा गया है पाइवोट टेबल। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। पाइवोट टेबल का यूज कॉम्प्लिकेटेड डाटा को सिंपली अरेंज करने के लिए किया जाता है, और पाइवोट टेबल के और भी यूज हैं। जब हमें डाटा को कैलकुलेट करना हो, समराइज करना हो, या उसे एनालाइज करना हो, या कोई कंपैरिजन करना हो पैटर्न्स और ट्रेंड्स के बीच, तो हम पाइवोट टेबल का यूज करते हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। ए इज ए टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच परमिट्स 2 or more people in different location to interact वाया म्यूचुअल वीडियो और ऑडियो ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली। तो क्या रहेगा ये, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, 2 लोकेशन पर बैठे हुए व्यक्ति आपस में क्या कर सकते हैं, वीडियो और ऑडियो ट्रांसमिशन कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर बोल रहा है, इन MS वर्ड 2010 ऑल द लाइन्स अदर देन फर्स्ट लाइन इंडेंटेड। MS वर्ड 2010 के अंदर किसी फाइल के अंदर कोई टेक्स्ट जो है उसके अंदर फर्स्ट लाइन तो आपकी इंडेंट हो जाए, लेकिन उसके नीचे की जो लाइनें हैं वो इंडेंट ना हो। जैसे हमने इस प्रकार से, ये हमने कोई टेक्स्ट लिया था, उसके अंदर फर्स्ट लाइन आपकी इंडेंट होगी, नीचे वाली लाइन इंडेंट नहीं हुई, तो ये वाला जो फीचर रहता है इसे बोलते हैं हम हैंगिंग इंडेंट। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट रहेगा। ठीक है, करके दिखाते हैं। चलिए अब फर्स्ट यहाँ पर मेरा रूल लगाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ठीक है, सेट करना पड़ेगा, शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे हटा रखा है मैंने। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको हैंगिंग इंडेंट लगा कर दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लोएस्ट टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विस। इनमें से कौन सी स्लोएस्ट इंटरनेट टाइप है, स्लोएस्ट इंटरनेट सर्विस की टाइप है। तो ये क्या रहेगी, डायल अप। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका राइट रहेगा। और ये इंटरनेट का चीपेस्ट कनेक्शन रहता है, जो कि स्लोएस्ट रहता है, और इसकी जो स्पीड है पहले बता चुका हूँ 50 kbps आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। द ब्लैंक डिस्प्लेज द एप्लीकेशन नेम ऑफ डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड 2010। MS वर्ड 2010 के अंदर एप्लीकेशन नेम ऑफ डॉक्यूमेंट कहाँ पर डिस्प्ले होता है, तो कहाँ पर रहता है मेरे भाई, टाइटल बार पर। ऑप्शन सेकंड आपका यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस इज कॉल्ड। तो फर्स्ट पार्ट क्या रहता है आपका, यूजर नेम। लास्ट पार्ट क्या रहता है, सेकंड पार्ट को रहता है डोमेन नेम, और इन दोनों को अलग किया जाता है @ के द्वारा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूल बार बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पूछ रखा है क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर क्या विद्यमान, क्या प्रेजेंट नहीं होता। तो रीडो आपको देखने को मिलता है, कट नहीं देखने को मिलेगा, सेव और अंडू देखने को मिलेगा, कट कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे हम MS वर्ड को खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमें क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, सेव, ओपन, न्यू, ईमेल वगैरह ये सारे फंक्शन देखने को मिलते हैं, कट नहीं देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू स्टाइल्स इन MS वर्ड 2010। MS वर्ड 2010 में स्टाइल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है स्टाइल्स आर नथिंग। स्टाइल कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये केवल टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है जो आपकी स्क्रीन पर अपीयर होती है। ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल।
नेक्स्ट बोल रखा है स्टाइल्स अलाउ फॉर क्विक फॉर्मेटिंग मॉडिफिकेशन थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हमें फॉर्मेटिंग के अंदर कोई क्विक मॉडिफिकेशन करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, स्टाइल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो दोनों आपके राइट रहेंगे, ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट रहेगा। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ फर्स्ट वर्कशीट इन एन MS एक्सेल 2010 वर्कबुक। MS एक्सेल 2010 वर्कबुक के अंदर फर्स्ट वर्कशीट का नेम क्या रहता है? तो शीट 1, शीट 2, शीट 3 इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। तो फर्स्ट शीट यहाँ पूछी रखी है तो क्या रहेगी, शीट 1, ऑप्शन 4 यहाँ राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 95 एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट नीड्स IP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IP? तो ये रहती है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन 2 आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द बटन FX इन MS एक्सेल 2010 रिप्रेजेंट द ऑपरेशन। MS एक्सेल 2010 में बटन FX ऑपरेशन को दर्शाता है। तो होता है आपका इंसर्ट फंक्शन, और इस फंक्शन का यूज करके हम डिफरेंट फंक्शंस को इंसर्ट कर सकते हैं। कहाँ पर देखने को मिलता है? फॉर्मूला बार के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला बार है, ये आपका इंसर्ट फंक्शन है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट करनी है। जो भी कैटेगरी आपको चाहिए है उस कैटेगरी के फंक्शंस आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन MS एक्सेल 2010। MS एक्सेल 2010 में अभिव्यक्ति का परिणाम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसे लिख लो 8/8 का स्क्वायर गुना 2। अब इसे सोल्व करो। 8 का स्क्वायर कितना हो? 64। ये कितने बटे 8 पर, अब इसे काट दो 2 पर। आंसर क्या बनेगा? 2, ऑप्शन 4 इसका आपका राइट आंसर बनेगा। इसे हम बोलते हैं कैरेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड पेज ओरिएंटेशन इन MS एक्सेल MS वर्ड 2010। MS वर्ड 2010 के अंदर मान्य पेज ओरिएंटेशन कौन सा है? तो दोनों रहते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। लैंडस्केप के अंदर आपको जो लंबाई है वो कम देखने को मिलती है। पोर्ट्रेट के अंदर लंबाई ज़्यादा रहती है और चौड़ाई क्या रहती है? कम रहती है। ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर क्या बोल रहा है? द टैब इन MS वर्ड 2010 इज द डिफॉल्ट टैब विच अपीयर्स व्हेन यू ओपन द डॉक्यूमेंट। जब आप MS वर्ड 2010 के अंदर MS वर्ड 2010 को ओपन करते हो तब आपको बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब ओपन देखने को मिलता है? तो कौन सा ओपन रहता है? होम टैब रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आइकन इज यूज टू रिप्रेजेंट अटैचमेंट इन ईमेल। ईमेल के अंदर अटैचमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा आइकन होता है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, सेंड के उसके फॉर्मेटिंग के राइट हैंड साइड के अंदर अटैचमेंट वाला फीचर आपको देखने को मिलेगा, उसे बोलते हैं पेपर क्लिप आइकन। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी मैराथन कंप्लीट होती है। तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। ऐसे वीडियोस के लिए काफ़ी मेहनत लगती है, कंटेंट बनाने के लिए। बनाने में भी इतना टाइम नहीं लगता जितना उसको डिलीवर करने में लगता है। ठीक है, तो एक एक चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की जाती है, और इतना डिटेल के अंदर मुझे नहीं लगता किसी ने यूट्यूब पर आज तक पढ़ाया होगा इस प्रकार से, इतना डिटेल के अंदर। ठीक है, वो जी रहे हैं किसके अंदर? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज होता था, सेकंड जनरेशन में किसका यूज होता था, लेकिन उन क्वेश्चन का फैशन अब चला हुआ गया है। अब आ चुका है TCS। तो आपको अपडेट होना पड़ेगा। जैसे आपने मैथमेटिक्स, रीजनिंग, GK के अंदर अपडेशन लिया है, उसी प्रकार से अब आपका CGL के अंदर कंप्यूटर भी ऐड हो गया है। तो कंप्यूटर के अंदर भी आपको अपडेटेड कंटेंट ही पढ़ना पड़ेगा। ल्यूसेंट वगैरह से कुछ नहीं होने वाला है। जब भी किसी एग्जाम को TCS कंडक्ट करवाता है और उसके अंदर कंप्यूटर मेंशन होता है तो अच्छे लेवल का कंप्यूटर देखने को मिलता है। वो ल्यूसेंट से कुछ भी नहीं होने वाला है। और जो ऐसे मास्टर हैं आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन, तो उनके ज़माने अब जा चुके हैं। वो आपके सामने क्वेश्चन है सारे TCS के हैं और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के अंदर पूछे गए हैं। ठीक, ज़्यादातर आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे गए। रट्टा फिकर से कोई काम ही नहीं चलने वाला। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी है तभी आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, तभी आपको ये पता लगेगा कौन सा कमांड कौन से ग्रुप के अंदर है, कौन से टैब के अंदर है। ठीक है, तो आप सपोर्ट कीजिए और जितना वीडियो को शेयर करोगे
उतने अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। टाइम कम है आपके पास, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इस कम टाइम के अंदर हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, क्वालिटी कंटेंट पढ़ेंगे, रद्दी कंटेंट पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।